अस्सलामुअलैकुम। देवी उम्र के ऐसी सिमे थी जहाँ कोई हसीना तन्हा तफरी नहीं करती, उसे चाहने वाला कोई साथी उसके साथ होता है। लेकिन देवी शितारा ने जिस तरह अपनी डमी वन के अंदर से तमाम इश्किया जज्बात निकाल फेंके थे, इसी तरह उसने बहुत पहले अपने दिमाग को भी हदायत दी थी कि उसका तन मन सब कुछ पारस के लिए है। लेकिन एक मुनासिब वक्त से पहले उसका दिल जज्बात में बहकर पारस के कदमों में नहीं जाएगा। वो अपनी और अपने धर्म की बरतरी उससे मनवाएगी। इसके बाद वो जज्बात में अंधाधुंध बहती हुई उसकी आगोश में पहुंच जाएगी। वो बोट बेसन के पास आकर कार से उतर गई, इसे लॉक करके डेक पर आई। वहां छोटी बड़ी मोटर बोट्स किराए पर मिलती थीं। तफरी करने वाले बोट में बैठकर मुजस्मा आज़ादी की तरफ जाते थे। देवी शितारा भी समुंदर की सैर करना चाहती थी। वहीं एक तरफ आला बीबी एक सिख लड़के के रूप में खड़ी हुई थी। जब देवी शितारा दूसरी तरफ देखती हुई करीब से गुजरी तो आला बीबी चौंक गई। वहां से दौड़ती हुई एक बुक स्टॉल के पास आई। वहां सोनी और जे मॉर्गन खड़े मैगजीन देख रहे थे। वो बोली, मामा, वो मुझे तिलबैब में मिली थी, फिर चीखे मारकर भागती हुई साया बन गई थी। वो भी मेरे सामने से गुजर कर गई है। सोनिया ने पूछा, क्या तुमने उसकी सूरत अच्छी तरह देखी है? वो सूरत शक्ल से तिलबैब वाली नहीं है। मैंने तो उसे उसकी जिस्मानी महक से पहचाना है। फिर तो तुम पहचानने में गलती नहीं कर रही हो। अगर तफरी का मूड हो तो उसके पास जा सकती हो। वो थैंक यू मामा कहकर दौड़ती हुई उधर जाने लगी। जे मॉर्गन ने पूछा, मैडम वो कौन है? सोनिया ने कहा, जब वो तिलबैब में मेरी बेटी से मिली तो फरहाद भी उसे पहचान ना सके। बाद में पता चला कि वो देवी शितारा थी। आपने आलिया बीबी को तनहा क्यों जाने दे दिया? तबरेज़ी साहब ने फरमाया था, कभी ऐसा मौका आए तो आलिया को आज़ाद छोड़ दिया जाए। आओ चलें। वो खुद ही बंगले में पहुंच जाएगी। वो दोनों पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगे। शितारा ने काउंटर पर एक मोटर बोट के किराए की रकम जमा की, बोट का नंबर और रसीद ली। फिर काउंटर से पलट कर जाने लगी। एक कदम बढ़ाते ही रुक गई। करीबी एक सिख बच्चा सर पर छोटी सी पगड़ी पहने खड़ा उसे देख रहा था। बहुत मासूम और बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने करीब जाकर पूछा, हेलो, क्या तुम अकेले हो? उसने जवाबन पूछा, क्या तुम मेरी सिस्टर हो? वो बोली, अगर मैं तुम्हारी सिस्टर हूं तो मुझे पहचानो, मेरा नाम बताओ। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मुझे किसी का नाम याद नहीं रहता। क्या तुम मेरा नाम जानती हो? वो हंसते हुए बोली, अच्छा तो अपना नाम भी भूल गई। ये कहते ही वो उसके दिमाग में पहुंच गई। उसका ज़हन एक ऐसे कागज़ की तरह लगा जिस पर बहुत सी याददाश्तें लिखी हुई थीं, लेकिन एक तहरीर दूसरी तहरीर पर चढ़ी हुई थी। एक सोच दूसरी सोच के साथ गड़मड़ हो गई थी। सोच की लहरों को अलग अलग पढ़ा नहीं जा सकता था। शितारा ने कोशिशें की। इस नन्हे जहन से एक नाम उभरा, दिलजीत सिंह। फिर उसकी एक सोच ने कहा, अभी मेरी माँ मेरे साथ थी, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, मगर मैं कहाँ से आ रहा हूँ? शितारा उसे हैरानी से देखने लगी। ऐसा जहन किसी ऐसे बच्चे का होता है जो पैदाइशी अब नॉर्मल हो और जिसका हाफजा ना होने के बराबर हो। वो उसके शाने पर हाथ रखकर बोली, तुम अपनी माँ के साथ थे? याद करो, माँ के साथ कहाँ थे? हाँ, याद आया, माँ के साथ था। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं अंदाजे से कह रही हूँ, सोच कर बताओ, क्या तुम्हारी माँ यहीं कहीं है? यहाँ तो तुम हो, क्या तुम मेरी माँ हो? पहले तुम सिस्टर कह रहे थे, अब माँ कह रहे हो। क्या तुम्हारा नाम दिलजीत सिंह है? उसने खुशी से उछलकर कहा, हाँ, दिलजीत सिंह। तुम बहुत अच्छी हो, मेरी माँ का नाम बताओ। वो फिर उसकी सोच की गड़मड़ होने वाली लहरों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। इस वक्त आला बीबी का जहन रूहानी टेलीपैथी के जेरे असर था। वो अपना माजी भूल गई थी। उसके दिमाग में रह रहकर ऐसी बातें झलक रही थीं जिनका ताल्लुक उसकी अपनी असल जिंदगी से नहीं था। दिलजीत सिंह की हैसियत से कुछ कुछ बातें झलक रही थीं। इस बार उसके जहन से बेबे कलवंत कौर का नाम उभरा। शितारा ने पूछा, क्या तुम्हारी बेबे का नाम कलवंत कौर है? आला बीबी उसका हाथ थामकर बोली, हाँ, बिल्कुल यही नाम है। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, मगर तुम्हारा जहन कमज़ोर है। मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो, मगर हाफजा कमज़ोर होने के बायस तुम्हें ठहर ठहर कर हमारे नाम याद आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आराम से याद करो, मुझे जल्दी नहीं है। चलो कहीं आराम से बैठेंगे। तुम बहुत दिलचस्प हो, याददाश्त तो तुम्हारी कमज़ोर है, और कह रही हो कि मैं तुम लोगों के नाम और हालात ज़िंदगी भूल रही हूँ। बहरहाल मैं बोटिंग के लिए जा रही हूँ। ये बताओ तुम्हारा क्या किया जाए? सीधी सी बात है, बच्चे तफरी चाहते हैं, मुझे भी बोटिंग के लिए ले चलो। अगर तुम्हारी माँ इधर तलाश करती हुई आएगी तो तुम्हें नहीं पाएगी। क्या मेरी माँ जानती है कि मैं यहाँ हूँ? मुझे क्या मालूम। मेरे साथ चलो, मैं बोट बेसन के दफ्तर में तुम्हें बिठाऊंगी। तुम्हारी माँ ज़रूर उधर आएगी। दफ्तर वालों से कह दो मेरी माँ है तो यहाँ उन्हें बिठाएं। हम समुंदर की सैर करके 2-4 घंटे में आ जाएंगे। अरे वाह, अपने मतलब की बात बड़ी अक्लमंदी से कहते हो। इसी अकल से अपनी रहायशगाह का पता याद करो। शायद
समुंदर की सैर करते वक्त याद आ जाए। वो उसे लेकर दफ्तर में आई। वहाँ एक अफसर से बोली, ये बच्चा अब नॉर्मल है, अगर कोई इसे तलाश करता हुआ आए तो इसे यहाँ इंतज़ार करने के लिए कह दें। ये मेरे साथ बोटिंग के लिए जा रहा है। वो दफ्तर में उसका नाम और हुलिया लिखवा कर अपनी बोट में आ गई। उससे बोली, सेफ्टी बेल्ट बांध लो ताकि सलामती से बैठे रहो। तुम लड़की हो, तुम्हें सेफ्टी बेल्ट बांधना चाहिए। मैं मर्द हूँ, मैं बोट चलाऊंगा। वो उसका सेफ्टी बेल्ट बांधते हुए बोली, अभी मर्द ना बनो, बच्चे हो बच्चे ही रहो। मुझे बच्चा यूं कह रही हो जैसे खुद बूढ़ी हो गई हो। मैं तुमसे कम से कम 20 बरस बड़ी हूँ। मुझसे 20 बरस बड़ी हो, इसका मतलब है 50 बरस की हो चुकी हो। किस हिसाब से कह रहे हो? क्या तुम 30 बरस के हो? हाँ, मगर मेरी माँ 3 के साथ सिफर लगाना भूल जाती है। तुम्हारी तरह उसका हाफजा भी कमज़ोर है। कमाल है, तुम एबनॉर्मल हो मगर चकरा देने वाली बातें करते हो। वो बोट स्टार्ट करके बोट ड्राइव करने लगी। थोड़ी दूर आगे जाकर आला बीबी ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत और जवान हो। अगर इंडिया में मेरे साथ अकेली बोटिंग करती तो बदनाम हो जाती। वह खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, तुम्हें अभी से जवान मर्द बनने का शौक है? सिर्फ मेरी बात नहीं है, तुम्हें जो भी बच्चा देखेगा जवान हो जाएगा। ओ माय गॉड, तुम कैसी पक्की पक्की बातें कर रहे हो? आखिर तुम हो क्या चीज़? मेरी माँ कहती है मैं एक बला हूँ, गले पड़ जाऊँ तो पीछा नहीं छोड़ता। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, जब चाहूँगी तुमसे पीछा छुड़ा लूँगी। हमारी बोट समुंदर में है, ज़मीन दूर है। अगर मैं समुंदर में छलांग लगा दूँ तो क्या तैर कर साहिल तक जा सकूँगा? शीतारा ने पलट कर उसे देखा, फिर पूछा, अरे ये तुमने सेफ्टी बेल्ट क्यों खोला है? बोट डगमगाने लगी तो गहरे पानी में गिर पड़ोगे। बेल्ट बांध लो। मैंने बांधने के लिए नहीं खोला, मैं समुंदर में छलांग लगाकर तैरना चाहता हूँ। ए खबरदार, ऐसी कोई हरकत ना करना, डूब जाएगा, मर जाएगा। मैं डूबने लगूँ तो मेरा हाथ पकड़ लेना। अरे क्या पागल हो गया है? वो तो मैं हूँ। तुम मुझे शुरू से अब नॉर्मल कहती आ रही हो। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा कभी तुम्हें अब नॉर्मल नहीं कहूँगी। तुमने कहा था जब चाहोगी मुझसे पीछा छुड़ा लोगी। वो भी मेरी भूल थी। चारों तरफ पानी ही पानी है, भला मैं पीछा कैसे छुड़ा सकूंगी? तुम इतनी परेशान क्यों? मेरे डूब जाने से तुम्हारा क्या नुकसान होगा? वो बोट बेसन के दफ्तर वाले जानते हैं कि तुम अब नॉर्मल हो और मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर लाई हूँ। अगर वापसी में मेरे साथ नहीं रहोगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम किसी तदबीर से छुपकर अकेली नहीं जा सकोगी। वो उसे देखते हुए सोचने लगी, हाँ मैं साया बनकर जाऊंगी तो कोई मुझसे पूछने वाला नहीं होगा कि वह एबनॉर्मल लड़का कहाँ है। लेकिन ये कितना मासूम, कितना खूबसूरत है, दिल आप ही आप इसकी तरफ खींचने लगता है। शायद इसलिए मैं इसे पहली बार देखते ही पसंद करने लगी थी। आला बीबी ने पूछा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो ख्यालात से चौंक कर बोली, हाँ मैं तुम्हारे बगैर छुप कर जा सकती हूँ। बोट बेसन वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। भगवान ना करे कि तुम डूब जाओगे तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगी। इसका मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? हाँ, ये दिल तुम्हें बेख्तियार चाहने लगे। तो फिर मेरे पास आओ और मुझे पप्पी दो। मैं इधर आऊंगी तो बोट डगमगाने लगेगी। आला बीबी अपनी जगह से उठकर उसके पास आई, फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसके रुखसार को चूमकर बोली, आखिर तुमने मान लिया कि मैं मर्द हूं? शीतारा ने हंसते हुए कहा, मैं तो एक ही मर्द से प्यार करती हूँ, उसके सिवा कोई दूसरा मर्द मुझे छू नहीं सकेगा। लेकिन मैं मर्द हूं, तुम्हें छू रहा हूं, और जब छू रहा हूं तो फिर एक ही काम रह गया। कौन सा काम? यही कि मुझसे शादी कर लो। वह हंसकर बोली, तुम्हारी माँ आएगी और तुम्हें ले जाएगी, तुम्हें भी बहू बनाकर ले जाएगी। वादा करो, मेरे साथ जियोगी और मेरे साथ मरोगी। अच्छा बाबा, वादा करती हूँ तुम्हारे साथ जीऊंगी, तुम्हारे साथ मरूंगी। क्या यह सच्चा वादा है? बिल्कुल सच्चा है, जब चाहो मुझे आजमा लो। वह शीतारा से अलग होकर खड़ी हो गई, फिर बोली, मैं डूबने और मरने जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ मरने आ जाओ। वो परेशान होकर बोली, इधर आओ, उधर पानी में गिर जाओगे। प्लीज़ नॉर्मल रहो, अब नॉर्मल ना बनो। मैं तुम्हारे वादे की सच्चाई देखना चाहता हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। अगर तुम सच्ची हो तो बोट से छलांग लगा दो। ये कहते ही उसने छलांग लगाई, सांस रोककर पानी के अंदर गई और दाढ़ में दबी हुई गोली निगल ली। पानी में हल्की चीज़ कभी नहीं डूबती, साया हल्का होता है। वह पानी की सतह पर आ गई थी। शीतारा मोटर बोट को रोककर परेशान होकर आवाज़ें दे रही थी, दिलजीत, दिलजीत, ये तुमने क्या किया? मुझे पहले समझना चाहिए था तुम एबनॉर्मल हो, किसी वक्त कुछ भी कर सकते हो। आह, मैंने तुम्हें साथ लाकर गलती की। आला बीबी का साया ठहरी हुई बोट से टकराकर उस पर सवार हो गया। सर्दी का मौसम था, सूरज नहीं चमक रहा था, फिजा में शबनमी धुंध छाई हुई थी। ऐसे में इंसान या किसी भी ठोस चीज़ का साया नजर नहीं आता। आला बीबी का साया भी शीतारा को नजर नहीं आ रहा था। वह बड़ी देर तक सर झुकाए बोट पर बैठी रही। एक खूबसूरत सा बच्चा उसे प्यारी प्यारी बातें करते करते अचानक डूब गया था और वो उसे बचा ना सकी।
इसी बात का उसे अफसोस था कि एक बच्चे को डूबने के बाद पानी से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि वो समुंदर के गहरे पानी में तैर नहीं सकती थी। अगर साया बनकर जाती तो पानी की सतह पर रह जाती। साया पानी की गहराई में नहीं जा सकता था। अगर पानी में चला भी जाता तो किसी के ठोस जिस्म को पकड़कर बोट तक नहीं ला सकता था। वो यही समझ रही थी कि पानी में डूबने वाले बच्चे का जिस्म ठोस रहा होगा। वो बड़ी देर तक उदास बैठी रही, फिर मोटर बोट को स्टार्ट करके वापस जाने लगी। बोट बेसन के डेक के करीब पहुंचते ही एक गोली निगलकर साया बन गई। बोट्स जारी करने वाले ने हैरानी से देखा कि एक बोट समुंदर से खाली वापस आई थी। उस पर जाने वाली एक जवान दोशीज़ा और एक सिख लड़का वापस नहीं आया था। शीतारा का साया डेक पर आकर पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगा। उसके पीछे आला बीबी का साया था। शबनमी धुंध के बायस वो एक दूसरे के साए को नहीं देख सकती थी। आला बीबी इस ख्याल से पार्किंग एरिया में आई कि दूसरा साया भी जरूर अपनी कार की तरफ आएगा। चंद मिनट के बाद ही आला बीबी ने देखा एक कार का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलकर बंद हो गया। ये पता चल गया कि इसी कार में साया पहुंचा हुआ है। आला बीबी खिड़की के रास्ते पिछली सीट पर आ गई। शीतारा ने स्टीयरिंग सीट पर आकर गोली को हलक से उगलकर हथेली पर लिया। इसके साथ ही ठोस जिस्म के साथ नमूदार हो गई। उसने गोली को रुमाल से पहुंचकर फिर दाढ़ में दबा लिया। कार स्टार्ट करके ड्राइव करते हुए पार्किंग एरिया से बाहर आई। फिर एक शाहराह पर तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करने लगी। वो ख्याल ख्वानी से थक कर तफरी के लिए आई थी, लेकिन एक खूबसूरत बच्चे के डूबने के बायस जहन बोझल सा हो गया। वह एक कॉर्निवाल में आई जहाँ तरह तरह के खेल तमाशे हो रहे थे। उसने एक रेस्तोरां में दोपहर का खाना खाया, फिर आराम से ख्याल ख्वानी करने के लिए अपने महलनुमा बंगले में आ गई। इस तरह आला बीबी उसकी खुफिया रिहाइशगाह तक पहुंच गई। जब वो बाथरूम में गई तो उसने ड्राइंग रूम में आकर रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर राब्ता होने पर कहा, हेलो मामा, मैं 24th स्ट्रीट से बोल रही हूँ। बंगलो नंबर 2120 के सामने कार भेज दें। उसने दूसरी तरफ से सोनिया का जवाब सुना, फिर सो फार मामा कहकर रिसीवर रख दिया। फिर वहां से चलती हुई बेडरूम में आई। बाथरूम के अंदर से शावर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर गुसल कर रही थी। अलमारी से कपड़े निकाल कर ले गई थी। अलमारी खुली छोड़ दी थी। उसे यकीन था कि उसके बंगले के अंदर और ख़ास तौर पर उसके बेडरूम में कोई नहीं आएगा। उसका मातियत ख्याल ख्वानी करने वाला बेड से बाहर अनेक्सी में था। आला बीबी अलमारी की तलाशी लेने लगी। एक सेफ में 2 बड़े प्लास्टिक के डिब्बे थे। हर डिब्बे के नीचे तय किए हुए कागजात रखे हुए थे। उसने एक डिब्बे को खोलकर देखा। उसमें हज़ारों गोलियां रखी हुई थीं। वो बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसी साया बनाने वाली गोलियां होती हैं। उसने बोट में शीतारा को साया बनते देखा था। दिमाग में यही आई कि वो साया बनाने वाली गोलियां हैं। वो आईने के सामने अपने हलक से गोली निकालकर ठोस जिस्म के साथ नमूदार हुई। फिर डब्बे से निकाली हुई गोली को हलक में उतारा तो दोबारा साया बन गई। सामने आईने में खुद को नजर नहीं आ रही थी। वो पलटकर अलमारी के सेफ के पास आई। दूसरे डिब्बे को खोलकर देखा। उसमें कैप्सूल रखे हुए थे। उसने कैप्सूल को जुबान से चखकर महसूस किया। कोई खास बात मालूम न हुई। फिर उसने इसे जुबान पर रखकर मुंह बंद करते हुए सोचा उसे निगलना चाहिए या नहीं। मुंह बंद करते उसका साया अचानक फिजा में बुलंद हो गया। ऐसे वक्त उसने दरवाजे का रुख किया तो दरवाजे की सिमत फिजा में परवाज करते हुए जाने लगी। वापस घूमकर अलमारी के पास आने की कोशिश की तो ठीक अलमारी के पास आ गई। मुंह से कैप्सूल निकालते ही फिर फर्श पर पहुंच गई। वो खुश हो रही थी। फिजा में परवाज करने का बड़ा मजा आया था। उसने एक बड़े से रुमाल को खोला। मुट्ठी भर भर कर डिब्बे से कैप्सूल निकालकर रुमाल में रखे। फिर इस रुमाल को बांध लिया। डिब्बे के नीचे जो कागजात थे उन्हें खोलकर देखा। उसकी उम्र के मुकाबले में वो फार्मूला नाकाबिल फहम था। फिर उसने अपनी मामा को दिखाने के लिए कागजात को तय करके अपने लिबास के अंदर रखा। सेफ की बाकी चीज़ें पहली तरतीब के मुताबिक रखीं। अलमारी के पट बंद किए। फिर मुंह में कैप्सूल रखकर परवास करती हुई बंगले के बाहर आ गई। बाहर कुशादा स्ट्रीट पर जे मॉर्गन कार ले आया था। उसने देखा कि कार का अगला दरवाज़ा खुला है, फिर बंद हो गया है। उसने मुस्कुराकर अपने साथ वाली सीट को देखा, फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। पारस ने अपने नादीदा बेटे बाबर अली तैमूर को आमना फरहाद की गोद में रखकर कहा, मम्मी, आपके एक पोते की बड़ी तमन्ना थी। ये लीजिए, आप इसके जिस्म को महसूस करती रहेंगी लेकिन इसे देख नहीं सकेंगी। आमना ने कहा, इंसान की तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, कुछ अधूरी रह जाती हैं। मैं पोते की सूरत नहीं देख सकूंगी, फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहूंगी। पोते की आरजू तो पूरी हो गई है। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद था। मैंने कहा, आमना, पाकिस्तान मेरी जाए पैदाइश है, लेकिन मेरी किसी औलाद और किसी अजीज़ ने वहाँ रिहाइश इख्तियार नहीं की, जबकि मेरे ख़ानदान के किसी न किसी फ़र्द को वहाँ रहना चाहिए था, क्योंकि मेरे खून के हवाले से वो हम सब का वतन था। मैं चाहूँगा कि मेरा ये पोता वहाँ रहे। आमना ने कहा, आपकी बातों से पाकिस्तान की खुशबू आ रही है। क्या आप चाहते हैं कि हमारा पोता शाहकोट में रहे? अब हमारी ज़मीनें शाहकोट में नहीं रहीं। हमारा बाबर किसी एक जगह नहीं, पूरे पाकिस्तान में रहेगा। हर सूबे के हर बड़े शहर में उसकी रिहाइशगाह के इंतज़ाम किए जाएँ।
तुम बताओ, क्या उसके साथ पाकिस्तान में रहोगी? मैं अपने पोते के साथ सहराओं और बियाबानों में भी रहूंगी। पाकिस्तान तो फिर एक खूबसूरत मुल्क है। वो दादी और मैं दादा। ये सुनकर कैसा लगता है कि फरहाद अली तैमूर दादा बन गया। हमारे दिलों में तूफानी लहरों की तरह जज्बात उमड़ रहे थे। हम उसकी रिहाइश और परवरिश के सिलसिले में एक वसी और जामे मंसूबा बनाने लगे। पारस अपनी शहनाज साबका शी तारा के पास आ गया। बाबा साहब के दायरे में मियाँ बीवी को साथ रहने की इजाज़त नहीं मिलती, इसलिए वो शहनाज के साथ पेरिस के कॉटेज में आ गया। पारो साबका पूजा वहाँ पहले से एक कॉटेज में थी। शहनाज ने बताया कि परवीन उर्फ पारो किसी नौजवान को पसंद करती है। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए उस नौजवान की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली और मुतमईन है शायद चंद माह में उससे शादी कर लेगी। सानी और अली भी वहीं पारस के पास कॉटेज में थे। उन दिनों अली के मिजाज में तब्दीली आ गई थी। यूं तो वो पहले ही संजीदा था, अब और संजीदा हो गया, गहरी सोच में डूबा रहता। वो एक सुबह कॉटेज के छत पर रेलिंग से टेक लगाए खड़ा था। पास वाले कॉटेज से पारस शहनाज के साथ हंसता हुआ बाहर आया। वो दोनों कार की अगली सीटों पर जाकर बैठ गए। कार की छत फोल्ड की हुई थी। वो दोनों साफ नजर आ रहे थे। पारस ने कार स्टार्ट करने से पहले शहनाज को अपनी तरफ खींचकर आगोश में ले लिया। अली फौरन ही घूमकर दूसरी तरफ देखने लगा। उसका दिल ऐसे जज्बे से धड़कने लगा जो हर नौजवान के अंदर होता है। पारस ने कितने ही इश्क किए थे। एक बेटे का बाप भी बन गया था, मगर अली अब तक तन्हा था। अब वो गहरी संजीदगी से सोचने लगा था कि आखिर कब तक जवानी की रंगीनों संगीन मुसरतों से महरूम रहेगा। उसने रेलिंग की तरफ से पलट कर देखा। सानी पास आकर खड़ी हो गई थी। उसने बाहर दूसरे कॉटेज के सामने खड़ी हुई कार को देखा। पारस अगली सीट पर शहनाज के चेहरे पर झुका हुआ था। सानी ने मुंह फेरकर अली को देखा, फिर कहा, यह पारस बहुत बेशर्म हो गया। माना कि यह यूरोप है, लेकिन हमने यहाँ की तहजीब में परवरिश पाने के बावजूद अपनी शर्म हया को फरामोश नहीं किया है। अली ने कहा, पारस के लिए खलवत और जलवत एक है। उसकी बात छोड़ो, मेरी बात करो। मेरी तन्हाई में जवानी की मुस्कुराती हुई घड़ियां कभी आएंगी या नहीं? सानी ने सर झुका लिया। अली ने कहा, जब मैं ऐसी कोई बात छेड़ता हूं तुम सर को झुका लेती हो। कई बार तुम्हें समझाया कि सुल्ताना आंटी तुम्हारी वालिद हैं, सलमान अंकल तुम्हारे वालिद हैं, उन्हें यह राज बता दो। मैं भी मम्मी पापा से कह दूंगा कि हमारी शादी नहीं हो सकती। हम कभी इस दवाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। सानी ने कहा, अपने बुजुर्गों से ऐसा कह देना आसान है, लेकिन यह बात फैलेगी तो मैं अपनी इंसल्ट महसूस करूंगी। जो बात खुदा को मंजूर होती है उसमें बंदों की इंसल्ट नहीं होती। ऐसे हालात के मुताबिक कुदरत के फैसले को तस्लीम करना पड़ता है। मैंने लंदन और शिकागो में बड़ी राजदारी से तुम्हारा इलाज करवाया। अपनों से इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम्हारे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। तुम तब्दील हो चुकी हो। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी आवाज़ भारी हो चुकी है और इस तब्दीली को दूसरे ज़रूर समझेंगे? वो बोली, मैं बातें बना सकती हूँ कि टॉन्सल्स की शिकायत थी, गले का ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में आवाज़ भारी हो गई है। इस तरह बात बन जाएगी। लेकिन ये तो सोचो, हमारे बुजुर्ग कब तक हमारी शादी का इंतज़ार करेंगे? परसों मम्मी ने पारस के बेटे को गोद में लेकर ख्याल ख्वानी के जरिए मुझसे कहा, अली मैं तुम्हारी औलाद को कब गोद में खिलाऊंगी? सानी को समझाओ अपनी खामोशी तोड़ दे। हम रूहानी टेलीपैथी जानने वालों से कोई राज छुपा नहीं रहता। अब तुम ही सोचो, जनाब तबरेज़ी से भी ये बात छुपी नहीं होगी, लेकिन वो मसलहत से खामोश हैं। सानी ने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। अली ने कहा, अब ज़रा और आगे सोचो। मम्मी ने पापा और मामा को ये बात बताई होगी, फिर ये बात तुम्हारी मम्मी और डैडी तक ज़रूर पहुंची होगी। लेकिन ये तमाम बुजुर्ग इसलिए खामोश हैं कि जनाब तबरेज़ी ने इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार की है। वो बोली, बुजुर्गों को खामोशी इख्तियार करने दो। मैंने तुम्हें तिलबैब में कहा था कि हम पेरिस नहीं जाएंगे। यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में या अमेरिका की किसी रियासत में चलो, वहाँ जिस पर दिल लाए उसे इश्क करो। पेरिस में ऐसा करोगे तो बात नहीं छुपेगी। तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं किसी से शादी करूंगा तो मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत कम हो जाएगी। तुम हमारी मुलाकात के पहले दिन से एक दोस्त बनकर रही हो और हमेशा दोस्त रहोगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा। मैं पेरिस में भी किसी से इश्क करूंगा या शादी करूंगा तो तुम्हारी कदर कम नहीं होगी। तुम हमेशा की तरह दोस्त रहोगे, मेरा मतलब है रहोगी। सानी ने उसे हसरत से देखा, फिर तेजी से चलती हुई जीने से उतरती हुई नीचे बेडरूम में चली गई। अली ने परेशान होकर सोचा, पता नहीं क्या मसलियत है। मम्मी भी सिलसिले में खामोश हैं और जनाब तबरेज़ी भी सानी को नसीहत नहीं कर रहे हैं। खुदा जाने यह सिलसिला कब तक चलेगा। वह एक गहरी सांस खींचकर चारों तरफ देखने लगा। वहां से 5वें कॉटेज की छत पर एक हसीना खड़ी हुई थी। उसने हाथ हिलाकर अली को मुखातिब किया। गुज़िश्ता रोज़ उससे रूबरू मुलाकात हुई थी। वो सानी की मौजूदगी में चहक रही थी। उसकी बातों और अदाओं से साफ पता चल रहा था कि वो उसकी ज़ात में दिलचस्पी ले रही है। सानी ने उसे तन्हाई में कहा था, प्लीज़ यहाँ किसी में दिलचस्पी ना लेना, चलो हम फ्रैंकफर्ट चलें, वहाँ मैं इस सिलसिले में एतराज़ नहीं करूँगी। सानी, जब तक तुम अपनी मौजूदा तब्दीली को ज़हनी तौर पर तस्लीम नहीं करोगी
मैं अपने जज्बात को कुचलता रहूंगा, लेकिन तुम्हें सदमा पहुंचाने के लिए किसी में दिलचस्पी नहीं लूंगा। वही हसीना 5वें कॉटेज की छत पर खड़ी अपना मोबाइल फोन दिखाकर इशारे कर रही थी। अली ने अपने मोबाइल फोन को ऑन किया, नंबर डायल के फिर राब्ता होने पर बोला, हेलो, क्या तकलीफ है? वह हंसकर बोली, दिल के डॉक्टर बन जाओ, मेरी तकलीफ खुद ही समझ लोगे। वैसे तुम पत्थर हो, मुझ पर जवान और बूढ़े सभी मरते हैं, मगर तुम पर असर नहीं होता है। मैंने अपना ये मोबाइल नंबर तुम्हें नहीं बताया होता तो अब भी बात ना करते। कम से कम अपना मोबाइल नंबर तो बता दो। मेरा मोबाइल वन वे है, इधर से फ़ोन कर सकता हूँ, दूसरों की कॉल रिसीव नहीं कर सकता। मैं पहली बार ऐसा सुन रही हूँ। मोबाइल में वन वे नहीं होता। होता है। अगर तुम भी अपना नंबर ना बताओ तो तुम्हारे फ़ोन पर कोई कॉल नहीं आएगी। इस तरह तुम्हारा मोबाइल भी वन वे हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए तुमने मुझे अपना नंबर नहीं बताया है। मानती हूँ बड़े बेनियाज हो। मर्द तवज्जो ना दे और बेनियाज रहे तो औरत के लिए और ज़्यादा पुरकशिश हो जाता है। तुम्हें पता है मैं जहाँ से गुजरती हूँ वहाँ जवान और बूढ़े सभी मुझ पर मरने लगते हैं। तुमने कहा जहाँ से गुजरती हो, ऐसा ना कहो, अभी तुम्हारी उम्र जहाँ से गुजरने की नहीं है। वो हंसने लगी। अली ने कहा, पहले भी तुम कह चुकी हो कि तुम पर जवान और बूढ़े मरते हैं। क्या मरने वालों की तादाद सैकड़ों में है? वह फख्र से बोली, सैकड़ों नहीं, हज़ारों में है। फिर तो उनके ताबूत उठाते उठाते बूढ़ी हो जाओगी। मैं बुढ़ापे में तुमसे मुलाकात करूंगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया, उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। वो झुंझुला रही होगी, उसे मुखातिब करने की तदबीर कर रही होगी, लेकिन वो उधर नहीं देख रहा था। ऐसे ही वक्त आमना फरहाद ने उसे मुखातिब किया, बेटे रेलिंग के पास से हट जाओ। जनाब तबरेज़ी ने सानी को अभी तलब किया है, वो कॉटेज से निकल रही है। उसे कहा गया है कि वो तुमसे रुखसती के वक्त मुलाकात ना करे। तुम भी उसे रेलिंग के पास नजर ना हो। अली ने वहां से हटकर छत के वस्त में आकर पूछा, मम्मी, सानी को अचानक क्यों बुलाया गया है? वो यहाँ 40 दिन तक गोशाए गुमनामी में रहेगी। 40 दिन तक उसका किसी पर साया नहीं पड़ेगा। वो जिस्मानी तौर पर तब्दील हो चुकी है। इन 40 दिनों में वो जहनी तौर पर तब्दील हो जाएगी। उसके दिलो दिमाग से माजी की सानी मिट जाएगी और उसके अंदर एक नया शख्स उभर कर सामने आएगा। इसका मतलब है मैं 40 दिन बाद सानी से नहीं, एक अजनबी दोस्त से मिलूंगा। हाँ, यही होने वाला है। अब तुम बिस्तर पर जाकर आराम करो। जनाब तबरेज़ी अमल करेंगे, पारस की तरह तुम्हारे दिमाग को भूल भुलैयाँ बनाएंगे, क्योंकि तुम आज रात की फ़्लाइट से इंडिया जा रहे हो। वह माँ की हदायत पर अमल करने के लिए जीने से उतरकर नीचे बेडरूम में चला गया। पारस को बहुत अरसे बाद मसरूफियात से निजात मिली थी। फ़िलहाल किसी मिशन पर नहीं जाना था, इसलिए वह शहनाज के साथ पुरमुसर्रत लम्हात गुजार रहा था। पेरिस जैसे खूबसूरत शहर में तफरी कर रहा था। कभी वो दरिया में बोटिंग कर रहे थे, कभी एफल टावर की बुलंदी से हद्दे नज़र तक शहर का नज़ारा कर रहे थे। इस बुलंदी पर शहनाज ने उसके सीने पर सर रखकर कहा, 2 रोज़ पहले मैं खुद को बड़ी बदनसीब समझ रही थी, शायद इसलिए कि मैं तुमसे दूर, इस दुनिया से भी दूर खलाई जोन में चला गया था और तुमने ये समझ लिया था कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। क्या मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए था? तुम इस कदर जहरीले हो गए थे कि तुम्हारा के सिवा किसी और के साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे अंदर का सारा जहर ख़त्म हो चुका है। अब मुझे ऐसी मुसरतें मिल रही हैं जिनकी मैं तवक्को भी नहीं कर सकती थी। 2 रोज़ पहले खुद को बदनसीब समझती रही, आज मुझ जैसी खुशनसीब कोई नहीं होगी। अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? कौन काफिर तुम्हारे हुस्न शबाब को छोड़कर जाना चाहता है? लेकिन बाबा साहब के दायरे में असूलों की पाबंदी और फ़राइज़ की इंजामदेही लाजमी होती है। जब किसी मिशन पर जाने को हुक्म मिलता है तो फिर हुक्म की तामील लाजमी होती है, फ़राइज़ की अदायगी लाजमी है। लेकिन आइंदा कहीं जाना होगा तो क्या मुझे साथ नहीं ले जाओगे? ज़रूर ले जाऊंगा, लेकिन किसी ऐसी मुहिम पर जाना होगा जहां औरत का साथ मुश्किलात पैदा करेगा तो तुम्हें साथ ले जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, और मैं खुद भी तुम्हें मुसाइब में मुब्तला करने के लिए नहीं जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जल्द ही तुम्हारे साथ वापस आ जाऊं। वैफल टावर की बुलंदी से उतरकर एक रेस्तोरान में आए, एक कैबिन में बैठकर खाने का ऑर्डर दिया। शहनाज ने कहा, ऑर्डर सर्व होने तक मैं ज़रा बाथरूम से होकर आती हूँ। वो बाथरूम की तरफ चली गई। खाना जल्दी आ गया। शहनाज नहीं आई। पारस ने ख्याल ख्वानी के जरिए पूछा, क्या कर रही हो? खाना मेज़ पर लग चुका है। बस 10 मिनट में आ रही हूँ। पारस दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उसी वक्त 3 गनमैन अचानक कैबिन में दाखिल हुए। एक ने पारस की पेशानी पर पिस्तौल की नाल रखते हुए कहा, हम इसी इंतजार में थे कि सामने खाना आएगा तो तुम मुंह में छुपाई हुई गोली निकालकर जेब में रख लोगे ताकि खाने के दौरान गोली मुंह में न रहे। दूसरे ने तीसरे से पूछा, तुमने कहा था कि ये अपनी साथी के साथ कैबिन में है, ये तो अकेला है। तीसरे ने कहा, वो यहीं थी, शायद टॉयलेट गई होगी, मैं जाकर उसे काबू में करता हूँ। वो कैबिन से बाहर आ गया। पारस ने कहा, शहनाज खतरा है, एक दुश्मन तुम्हारी तरफ आ रहा है, रूपोश हो जाओ। वो गोली निकल कर बोली, तुम खैरियत से हो ना?
मेरे दिमाग में आकर देख लो। वो उसके अंदर आ गई। दूसरा गनमैन पारस की तलाशी लेते हुए कह रहा था, तुम्हारी जेब में गोलियां नहीं हैं? पारस ने मुंह खोलकर उन्हें दिखाया, फिर कहा, मेरे मुंह में भी गोलियां नहीं हैं। और तुम्हारा साथी ख्वामखा मेरी साथी की तलाश में गया है। वो एक ज़रूरी काम से कॉटेज की तरफ गई है। हमारी मालूमात के मुताबिक फरहाद के तमाम फैमिली मेम्बर्स के पास साया बनाने वाली गोलियां होती हैं, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? आज ही सुबह आखिरी गोली ख़त्म हो गई। मैंने बाबा साहब के इदारे से मज़ीद 25 गोलियां मंगवाई हैं, शाम तक मिलेंगी तो वो गोलियां तुम्हें दे दूंगा। क्या वही गोलियां हासिल करने के लिए इतने भारी हथियार उठा कर आए हो? ज़्यादा बातें ना बनाओ, हम खूब समझते हैं तुम बातों के दौरान ख्याल ख्वानी के जरिए अपने लोगों को यहाँ बुला रहे होगे। उनके आने से पहले उठो और हमारे साथ चलो। वह बड़ी ताबेदारी से उठकर उनके साथ कैबिन से बाहर आया। रेस्तोरां के बाहर उनकी एक वैन खड़ी हुई थी। उन्होंने वैन की दरमियानी सीट पर उसे बैठने को हुक्म दिया, फिर उसके आसपास वाली सीटों पर बैठ गए। शहनाज का साया पारस के अंदर समाया हुआ था। जब गाड़ी चलने लगी तो उसने पारस की आंखों पर पट्टी बांध दी, फिर कहा, तुम्हें ख्याल ख्वानी करने की इजाज़त है। अपने लोगों को बताओ कि हम तुम्हें कैदी बना कर ले जा रहे हैं। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं कैदी बन चुका हूं तो किसी को मदद के लिए ज़रूर पुकारूंगा। बकवास मत करो, तुम कैदी हो। जब कैदी को नहीं मालूम है कि वो कैदी है तो तुम्हारे कह देने से वो कैदी नहीं कहलाएगा। भाई ये फजूल सी बातें छोड़ो, काम की बातें करो। कुछ अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? हम चाहते हैं तुम अपने भाई और बाप को अपने दिमाग में बुलाओ। उन्हें बुलाने से पहले ये यकीन कर लो कि हम योगा के माहिर हैं। तुम और तुम्हारा बाप भी हमारे अंदर नहीं आ सकेगा, मुझे यकीन है, इसलिए मैंने तुम लोगों के दिमागों में जाने की जहमत गवारा नहीं की। तुम मेरे भाई और बाप की मौजूदगी चाहते हो, पता नहीं क्यों मुसाहिब बढ़ाना चाहते हो। बहरहाल हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है वो मेरे पूरे ख़ानदान वालों तक पहुंच रही है। इन लम्हात में मेरे तमाम ख़ानदान वाले 5-5 उंगलियां दिखा रहे हैं, यानी तुम लोगों पर लानत भेज रहे हैं। देखो मिस्टर, तुम खलाई जोन में गए थे, वहाँ से तुम तिब्बी और साइंसी इजादात के तमाम फार्मूले ज़रूर लाए होगे। एटमी लिबास और फ्लाइंग शूज़ जैसी बहुत सी गैर मामूली चीज़ें वहाँ से हासिल की होंगी। हम वहाँ की तिब्बी और साइंसी तरक्की के बारे में तफसीली मालूमात चाहते हैं। वहाँ से जितने फार्मूले लाए हो उनकी फ़ोटोस्टेट कॉपियाँ हमें दो। पारस ने कहा, बड़े बुलंद इरादे हैं। ये इरादे किसके पेट में पैदा हुए हैं? तुम्हारी पुश्त पर कौन है? हम ही हैं और तुम्हारे सामने है। क्या मुझे अगवा करने का मंसूबा बनाते वक्त पूरा यकीन था कि मैं तुम्हारे पीछे छुपे हुए शख्स या इदारे तक नहीं पहुंच सकूंगा और वो शख्स या इदारा मेरी जवाबी कार्रवाई से महफूज रहेगा? माना कि तुम और तुम्हारे खानदान वाले फौलादी किलों में भी शगाफ डालकर अंदर पहुंच जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर पहुंचते पहुंचते क़यामत का दिन आ जाएगा, फिर भी तुम नहीं पहुंच सकोगे। भाई इतनी लंबी तारीख ना दो, मैं क़यामत के दिन का इंतज़ार नहीं करूंगा। जो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा तुम्हें गाइड कर रहा है उससे पूछ रहा हूँ, वह भी मेरे सामने आएगा या मैं उसकी शारक तक पहुँच जाऊँ? उसकी आवाज़ बदल गई। उसकी ज़ुबान से कोई दूसरा बोलने लगा। फरहाद और उसके बेटों को मुसलसल कामयाबियों ने खुशफहमी में मुब्तला कर दिया है। तुम इस दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुझे ढूंढते रहोगे, मगर मेरे साए तक भी नहीं पहुंच सकोगे। पारस ने मुस्कुराकर कहा, तुम खामोश रहकर बड़े पुरस्कार बन रहे थे। आखिर मैंने तुम्हें बोलने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने महज धमकी देने के लिए कहा, तुम शायद जानते होगे कि मेरी मम्मी रूहानी टेलीपैथी जानती हैं। तुम्हारे बोलते ही वो तुम्हारे अंदर पहुंच गई होंगी। दूसरी तरफ से खामोशी रही। पारस को गन पॉइंट पर रखने वाले ने कहा, हमें रूहानी टेलीपैथी से ना डराओ, हमसे उन फार्मूलों की बात करो जो खलाई जोन से लायो। पहले उसे तो आवाज़ दो जो अभी तुम्हारे दिमाग में था। मेरे दिमाग में कोई नहीं था, मैं ही आवाज़ बदल कर बोल रहा था। इस वक्त मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ, ये नामुमकिन है। तुम मुझसे बातें कर रहे हो और अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो कि वो तुम्हें गाइड करने वाला कहाँ चला गया है। तुम्हारी सोच ने शिट का है। ओ गॉड, तुम मेरे ख्यालात पढ़ रहे हो, जबकि मैं तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम्हें यह नहीं बताया गया कि योगा जाने वालों के अंदर साया समा जाए तो फिर वो अपने दिमाग में आने वालों को महसूस नहीं कर सकते? तुम लोग वाकई खतरनाक हो। मैं जल्द अज जल्द खुफिया अड्डे के कैद खाने में तुम्हें पहुंचाऊंगा। मेरी साथी का साया तुम्हारे अंदर से निकलकर ड्राइवर के अंदर गया है। देखो गाड़ी रुक गई है। एक गनमैन ने ड्राइवर से पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी? जल्दी चलो, ये खतरनाक कैदी है। वो गाड़ी को वापस मोड़ने लगा। शहनाज ने उस गनमैन के अंदर समाकर उसके दिमाग में जलजला पैदा किया, फिर दूसरे के अंदर समाकर उसे भी दिमागी अजियतों में मुब्तला किया। दोनों के हाथों से हथियार गिर पड़े। पारस ने उनसे कहा, दिमाग को जलजले के झटकों से महफूज रखना चाहते हो तो गाड़ी से बाहर छलांग लगा दो। वो दोनों दरवाज़ा खोलते हुए बाहर कूद गए। कुछ आगे जाकर गाड़ी रुक गई। वो ड्राइव करने वाला तीसरा गनमैन गाड़ी से उतरकर वहां से जाने लगा। शहनाज गोली उगलकर ठोस जिस्म के साथ नमूदार होकर बोली, अब क्या इरादा है? गाड़ी ड्राइव करो, हम आर्मी कैंप की तरफ जाएंगे। और एक फाजल गोली मुझे दे दो, मैं कॉटेज से निकलते वक्त गोलियां रखना भूल गया था। उसने गोली दी, फिर स्टीयरिंग सीट पर जाकर ड्राइव करने लगी।
पारस ने ख्यालख्वानी के जरिए आर्मी चीफ को मुखातिब किया। फिर उसे बताया कि उसे चंद नामालूम अफराद ने अगवा करने की कोशिश की थी, फिर नाकाम होकर भाग गई। उनकी पुश्त पर कोई टेलीपैथी जानने वाला है। ये कोई नया गिरोह है जो पेरिस में सरगर्म अमल है। वह इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें करने आ रहा है, लिहाजा आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ को भी उनकी गुफ्तगू में शामिल होना चाहिए। पारस ने उसी वक्त मुलाकात का वक्त तय किया, फिर शहनाज के साथ आर्मी कैंप के दफ्तर में पहुंच गया। आर्मी के अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया, फिर वह सब दफ्तर के एक प्राइवेट कमरे में आकर बैठ गई। मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा, मिस्टर पारस, जैसे ही आपने यहाँ रिपोर्ट दी वैसे ही हमने पूरे शहर में सुराग रसानों का जाल बिछा दिया है। आप मशवरा दें कि हमें और क्या करना चाहिए। आप अपने सुराग रसानों से कह दें कि उन्हें तलाश ना करें। मैंने अगवा करने वालों को खुद ही भगा दिया है। आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वो किराए के टट्टू थे, उनके जरिए से मुजरिम तक नहीं पहुंचा जा सकता था। मिस्टर पारस, उन्होंने कुछ तो बताया होगा कि वो आपसे क्या चाहते थे। जी हाँ, मैं खलाई जोन से जो कुछ लाया हूँ वो सब मुझसे हासिल करना चाहते थे। अगर मुझे यरगमाल बनाकर वो लोग बाबा साहब के दायरे को चैलेंज करते कि उन्हें मतलूबा चीज़ें नहीं दी जाएंगी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, तो ऐसी सूरत में बाबा साहब के दायरे से उन्हें वो तमाम चीज़ें मिल जाती जिन पर हमने किसी का भी साया पड़ने नहीं दिया। इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा, हमारी तीनों फौज के सरबराहों ने जनाब तबरेज़ी से गुजारिश की थी कि आप खला से बड़ी ही गैर मामूली और नायाब चीज़ें लेकर आए हैं। उन्हें हासिल करने के लिए तमाम बड़े ममालिक और ख़तरनाक तंजीमें आप लोगों की जान की दुश्मन बन जाएंगी। आखिर वही बात सामने आ रही है। आपके अफवाज के सरबराहों ने हमें दोस्ताना अंदाज में समझाया था, लेकिन इस मुल्क के आला हुक्काम ने सख्ती से कहा था कि बाबा साहब के दायरे पर हुकूमत फ़्रांस के भी हकूक़ हैं। इस इदारे में जो भी अहम और गैर मामूली चीज़ होगी उस चीज़ में हुकूमत फ़्रांस का भी हिस्सा होगा। हमारे मुल्क के हुक्काम ने गलत नहीं कहा था। आप खलाई जोन से तिब और साइंस की जो नई ईजादात और उनके फार्मूले लाए हैं उनसे हुकूमत फ़्रांस को महरूम नहीं रखना चाहिए। यह आपकी भी हुकूमत है। आपके तमाम बुजुर्ग इस मुल्क के शहरी थे, आप भी हैं और आइंदा नस्लें भी रहेंगी। बेशक फ़्रांस को हम अपना मुल्क समझते हैं। जनाब तबरेज़ी ने आला हुक्काम को यकीन दिलाया था कि मैं जो कुछ खला से लाया हूँ उनके ज़रिए हम फ़्रांस और फ्रांसीसी कौम की खिदमत करेंगे, लेकिन तमाम फार्मूले और साया बनाने वाली गोलियाँ किसी भी फ़्रांस के हाकिम या फ़ौजी अफसर को नहीं देंगे, क्योंकि पिछले दिनों दुश्मनों ने आप तमाम लोगों को ट्रैप किया था। बाबा साहब के दायरे के खिलाफ मुहिम चलाई थी और आप लोग भी हमारे खिलाफ इक़दामात कर रहे थे। मेरी मामा अगर आप लोगों को टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों से निजात ना दिलाती तो आप हमारे बदतरीन दुश्मन बन चुके होते। लिहाजा हमारे संभलने के लिए माजी का एक तल्ख तजुर्बा काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आइंदा भी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन हमें सैरज़दा करें। फिर ये तो देखो कि दुश्मनों से तुम लोग भी महफूज नहीं हो। आज तुम उनकी गिरफ्त से निकल आए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा उनके हमलों से खुद को महफूज रख सको। हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम पहले ही हमले में असल दुश्मन को पहचान लेने की कोशिश करते हैं। पहचान लेने के बाद फिर उसे दूसरा हमला करने का मौका ही नहीं देते। क्या तुमने पहचान लिया है कि आज तुम्हें कौन अगवा करना और यरगमाल बनाना चाहता था? जी हाँ, उन तीनों में से जिसने मुझे गन पॉइंट पर रखा था वो तुम्हारा मिलिट्री इंटेलिजेंस का असिस्टेंट चीफ यानी तुम्हारा खास मातियत है। ये झूठ है। मेरा मातियत ऐसी हरकत नहीं करेगा। जब ये खुशफहमी हो कि योगा के माहिर के दिमाग में टेलीपैथी की लहरें नहीं पहुंच सकेंगी और हमें साया बनने से पहले हिरासत में ले लिया जाएगा और हमारी गर्दन खरगोश की तनाई की हाथ की गिरफ्त में आ जाएगी, तो फिर खुशफहमी में रहने वाले ऐसी ही हरकतें करती हैं जैसी मेरे साथ कर चुके हैं। अगर तुमने उसके चोर ख्यालात से ये मालूम किया है तो हम उसे ज़रूर सज़ा देंगे। मिस्टर चीफ, तुमने और तीनों अफवाज के सरबराहों ने उस मातियत चीफ को इस्तेमाल किया है। तुम लोगों को खलाई जोन से लाई जाने वाली कोई चीज़ सीधे रास्ते से भी मिल सकती थी, मगर क्योंकि खुद तुम लोग सीधे नहीं हो इसलिए ये टेढ़ा रास्ता इख्तियार किया और नाकाम हो गए। मिस्टर पारस, तुम ख्वामख्वाह इल्ज़ाम देने आए हो। अभी तुमने कहा है कि तुम्हें अगवा करने वालों के पीछे कोई टेलीपैथी जानने वाला था, जबकि हमारे पास कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। तुम्हारे मातियत चीफ के चोर ख्यालात ने बताया है कि अमेरिका में रमीरेज ने ख्यालख्वानी करने वाले जवानों की एक टीपी आर्मी बनाई थी। उस आर्मी से 3 जवान फरार होकर फ्रांस आ गए हैं और अब उन्हें हुकूमत फ़्रांस ने गले लगा लिया है। वह तुम लोगों की सरपरस्ती में इस मुल्क के 3 बड़े शहरों में रूपोश रहकर शाहाना जिंदगी गुजारती हैं। थोड़ी देर तक सब चुप रहे। फिर एक आला अफसर ने कहा, हमारे मुल्क का शुमार बड़े मुल्कों में होता है, लेकिन एक चुटकी बराबर इसराइल में ख्यालख्वानी करने वाले हैं और हमारे पास नहीं थे। तुम सब हमारे कहलाते थे, लेकिन अपने रवैये से खुद को बेगाना बना लिया। पारस ने कहा, जब से तुमने खारजा पॉलिसी तब्दील की है और कई इस्लामी ममालिक के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहे हो, तब से हमने अपना रवैया तब्दील किया है। आज अपने एक टेलीपैथी जानने वाले के जरिए तुम लोगों ने मुझ पर हमला कराया और बाबा साहब के दायरे के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया।
तुम्हारा ऐलान जंग खुफिया था। मैंने यहाँ तुम लोगों के दरमियान आकर इसे वाजे कर दिया है। अब सोचो कि तुम और तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले कितने मजबूर हैं। हम तुम्हारी फौज के दरमियान हैं, लेकिन हमें कैदी नहीं बना सकोगे। हम यहाँ से जा रही हैं, तुम हमारा रास्ता नहीं रोक सकोगे। फिर उसने शहनाज से कहा, हम यहाँ से जाएंगे, कोई पीछे से गोली मार सकता है, इसलिए। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा, फिर दूसरे ही लम्हे में उन सब की नज़रों से ओझल हो गए। वो सब थोड़ी देर तक खामोश रहे, अपने अपने तौर पर सोचते रहे। फिर एक आला अफसर ने कहा, हमने बड़ी राजदारी से पारस को यरगमाल बनाकर खलाई जोन का सामान हासिल करना चाहा था, मगर इन लोगों से कोई राज छुपा नहीं रहता। दूसरे आला अफसर ने कहा, अमेरिका के सैकड़ों टेलीपैथी जानने वाले मात खाते रहे हैं। हमारे 4 टेलीपैथी जानने वाले बाबा साहब के इदारे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उनसे दुश्मनी हमें महंगी पड़ेगी। क्या हम उनसे मरूब होकर इस इदारे के ताबेदार बन जाएं? हम उनसे बरतर नहीं हो सकते, लेकिन कमतर भी नहीं रहेंगे। हमें हालात से समझौता करना होगा। अभी पारस और उसकी वाइफ ने हमारे दरमियान नज़रों से ओझल होकर साबित कर दिया है कि हम उनके सामने बेबस और मजबूर हैं। आला अफसर ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करना चाहा, लेकिन बेख्तियार रिसीवर को वापस क्रैडल पर रख दिया। दूसरे अफसर ने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मैं बाबा साहब के इदारे में जनाब तबरेज़ी से सुलह सफाई की बातें करना चाहता था, लेकिन मैंने बेख्तियार रिसीवर रख दिया। एक अफसर ने कहा, रिसीवर बेख्तियार नहीं रखा गया है। इस वक्त मेरे दिमाग में हमारे 3 ख्याल ख्वानी करने वालों में से एक स्लाटर सोल मौजूद है। उसने तुम्हें रिसीवर रखने पर मजबूर किया है। अब ये मेरी ज़ुबान से बोल रहा है। स्लाटर सोल ने कहा, तुम्हारे आदमी पारस को अगवा करने में नाकाम रहे। मैंने कहा था मुझे चालाक और तेज़ तरार लोग दिए जाएं, लेकिन उन्होंने अपनी हमाकत से पारस की वाइफ को साया बनने और उनके अंदर आने का मौका दिया। तुम जवाब दो, अगर उनसे हमाकत ना होती तो क्या पारस अभी तक चूहे की तरह हमारे पिंजरे में ना होता? उसका बाप भी ये समझ ना पाता कि हुकूमत फ्रांस के अकाबरीन ने उसे यरगमाल बनाया है। हम मानते हैं हमारे आदमियों से बड़ी गलती हुई है, हमारी दुश्मनी ज़ाहिर हो गई है। अब हमारी भलाई इसी में है कि उनसे सुलह सफाई की बातें करें। स्लाटर सोल ने कहा, यह हमारे लिए शर्म की बात होगी। फ्रांस दुनिया के बड़े ममालिक में से एक है और आप एक इदारे के आगे घुटने टेक देंगे। हथियार डालने का मतलब ये नहीं होता कि हम दोबारा हथियार नहीं उठा सकेंगे। उनसे सिर्फ इसलिए सुलह सफाई की जाएगी कि हमारे साबका ताल्लुकात बहाल हो सकें, वरना खलाई जोन से लाई जाने वाली चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में चुभ रही हैं। वो गैर मामूली चीज़ें हमारे मुल्क में हैं, लेकिन हमारी तहवील में नहीं हैं। हम उन्हें किसी और तदबीर से हासिल करेंगे। तुम भी तरकीब सोचो, हम भी सोचते हैं, लेकिन कामयाबी हासिल करने तक हमें फरहाद और उसकी फैमिली से समझौता करना पड़ेगा। स्लाटर सोल ने कहा, ठीक है, आप उनसे समझौता करें, मैं कोई तरकीब सोचूंगा। आला अफसर ने फ़ोन के ज़रिए बाबा साहब के दायरे से रब्ता किया। इंचार्ज ने कहा, फरमाइए, आप किससे बात करना चाहते हैं? मैं आर्मी चीफ बोल रहा हूँ और जनाब तबरेज़ी से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। सॉरी, उनकी इबादत का वक्त है। ऐसे वक्त मैं उनके फ़ोन के तमाम मामलात निपटाया करता हूँ। आप मदुआ बयान करें। हमारी इंटेलिजेंस के एक मातियत चीफ से बड़ी गलती हो गई, उसने मिस्टर पारस को अगवा। इंचार्ज ने बात काट कर कहा, हमें रिपोर्ट मिल चुकी है। अगर आपके एक जूनियर अफसर से गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही हुआ करती है। हम सबको दिल बड़ा रखना चाहिए। कभी पारस से भी कोई गलती होगी तो उम्मीद है आप नज़रअंदाज कर देंगे। उसने चौंक कर पूछा, जी क्या मतलब? क्या मिस्टर पारस इंतकामन कुछ करने वाले हैं? जब कोई शिकायत होगी तो कुछ किया जाएगा। अभी आप सफाई पेश कर रहे हैं, हमारा दिल साफ हो गया। मैंने तो एक आम सी बात कह दी है। गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। लिहाजा एक दूसरे को मुआफ़ करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक बात के पीछे दूसरी बात छुपी हुई है। आप बता दें कि जनाब तबरेज़ी इबादत से कब फारिग होंगे। मैं उस वक्त उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू करूँगा। वो बाज़ औक़ात कई दिनों, कई हफ्तों और कई महीनों तक इबादत करने में मसरूफ़ रहते हैं। इन दिनों में वो इदारे के ख़ास लोगों से कोई ज़रूरी बात कर लिया करते हैं। इदारे के बाहर किसी से कोई राब्ता नहीं रखते। जब वो इबादत से फारिग होंगे तो मैं आपका जिक्र करूँगा, फिर वो चाहेंगे तो खुद ही आपसे राब्ता करेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज़। आला अफसर ने रिसीवर रखकर अपने साथी अफसरों से कहा, जनाब तबरेज़ी तवील इबादत में मसरूफ़ हैं। इंचार्ज बड़ी ज़ूमाइनी बातें कर रहा था। वो बड़ी फ़राख दिली ज़ाहिर कर रहा था, लेकिन उसका अंदाज दोस्ताना नहीं था। दूसरे अफसर ने कहा, हमें इस हकीकत से इनकार नहीं करना चाहिए कि बाबा साहब का इदारा अब हमसे मुखलिस नहीं रहेगा। वो हमारे मुल्क में इस तरह रहेगा जैसे हमने आस्तीन में सांप पाल रखा हो। इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा, मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ कि टेलीपैथी के मैदान में हमें अमेरिका, इसराइल और देवी से मदद हासिल करनी चाहिए।
उन सब का ताउन आसानी से हासिल होगा क्योंकि वो सभी बाबा साहब के दायरे का खात्मा चाहते हैं। सबने तायद की। यह अहम नुक्ता था। अमेरिका और इसराइल हमेशा हुकूमत फ्रांस से शिकायत करते थे और कहते थे कि वो अपने मुल्क में इंतहा पसंद मुसलमानों को ऐसा मजबूत इदारा कायम रखने की इजाज़त देकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अब ये बात सामने आ रही थी। ये सूरत हाल देखकर गैर मुस्लिम जमातें यकजा और मुत्तहिद हो रही थीं। इसलिए फ्रांस के अकाबरीन को यकीन था कि देवी, अमेरिका और इसराइल ज़रूर उनसे ताउन करेंगे। फ्रांस की वजारत खारजा सफारती सतह पर अमेरिका और इसराइल से गुफ्तगू करने लगे। जब गुफ्तगू खातिर ख्वाह आगे बढ़ने लगी तो तीनों ममालिक के अहम अकाबरीन स्विट्ज़रलैंड में खुफिया इजलास के लिए जमा हो गए। फ्रांस के वजीर खारजा ने इस इजलास में बाबा साहब के दायरे पर खुद गर्जी और हुकूमत फ्रांस से गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, बरसों पहले जब फरहाद साहिब औलाद नहीं था, वो और सोनिया बाबा साहब के दायरे में पहली बार दाखिल हो रहे थे, तभी हमारे साबका हुक्मरानों ने फ्रांस के साबका हुक्काम से कहा था कि वो अपने मुल्क में बाबा साहब के दायरे को नहीं बल्कि एक आतिश फिशां को बनने और इस्लामी लावा पकने की इजाज़त दे रहे हैं। आज हमारे साबका हुक्मरानों की पेशगोई दुरुस्त हो रही है। हम तस्लीम करते हैं कि हमारे साबका हुक्मरानों और हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब इन गलतियों पर सर पीटने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें उनके खिलाफ एक मुतहिदा महाज बनाना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया और मुंतशिर रहे तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि पारस के खलाई जोन से आने के बाद बाबा साहब का दायरा इस दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। हम एक दूसरे से दूर रहकर उस ताकत को नहीं कुचल सकेंगे। एक इसराइली वजीर ने कहा, हमें अंदाज़ा है कि पारस खलाई जोन से नई हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी और अजीबोगरीब तिब्बी और साइंसी फार्मूले लेकर आया होगा। आइंदा चंद माह में ना जाने से इदारे के लोग कैसी कैसी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। फिलहाल उनके पास साया बनाने वाली जो गोलियां हैं उनके बायस हम उनसे कमतर हो गए हैं। अब इस पोजीशन में नहीं है कि उनसे खुलकर जंग करें। उनके अलावा साया बनाने वाली गोलियां देवी के हिलाने वाली दो औरतों के पास हैं। एक देवी से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें अपने मुतहिदा महाज में उस देवी को शामिल करना चाहिए। वो साया बनकर हमारे बहुत से मसाइल हल करती रहेगी। एक खाली कुर्सी पर से आवाज़ आई। तुम लोगों ने देवी को याद किया और देवी हाजिर हो गई। उन सब ने चौंक कर देखा। उनके करीब एक खाली कुर्सी पर एक हसीन औरत नमूदार हो गई थी। वो मुस्कुराकर कह रही थी, मैं वो असली देवी हूँ जिसे अमरीकी और इसराइली अकाबरीन नकली और फ्रॉड समझ रहे हैं, और जो फ्रॉड है वो बड़ी चालबाजी से असली बनकर उन अकाबरीन को धोखा दे रही है। वो टीवी और रेडियो के जरिए उनके खिलाफ जहर उगलती और जाहिर करती है कि मैं उन अकाबरीन को अपने असली होने का यकीन नहीं दिला सकती। फिर उसने फ्रांस के वजीर खारजा से कहा, उससे फ्रॉड देवी को इस खुफिया इजलास का इल्म नहीं है। वो नहीं जानते कि हुकूमत फ्रांस को साया बनने वाली देवी के ताउन की ज़रूरत है। अगर उसे मालूम होता तो वो मेरी जगह देवी बनकर चली आती। अमरीकी वजीर खारजा के सेक्रेटरी ने कहा, उस देवी ने तुम्हारे मुकाबले में हमें ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाए हैं, इसलिए वो असली हो या ना हो हमारे लिए वाकई मेहरबान देवी है। उस मेहरबान देवी की असलियत जब सामने आएगी तो अपना सर पीट कर मातम करोगे। मैं पेशगोई करती हूँ कि उस देवी का ताल्लुक बाबा साहब के इदारे से है। उसने साया बनने वाली गोलियाँ उसी इदारे से हासिल की हैं, क्योंकि ऐसी गोलियाँ सिर्फ उसी इदारे में हैं। तो फिर तुमने कहाँ से गोलियाँ हासिल की हैं? मैं ऐसी गोलियाँ खलाई जोन से लाई हूँ। इसके अलावा मैंने एक ऐसी सलाहियत हासिल की है जिसे बाबा साहब के इदारे वाले कभी हासिल नहीं कर सकते, और ना ही यह सलाहियत उस फ्रॉड देवी के पास है। ये कहकर वो कुर्सी से उठ गई। अपने गिरेबान में हाथ डालकर उसने कैप्सूल निकाला, फिर इसे मुंह में रखते ही फर्श से बुलंद हो गई। सभी हैरानी से उठकर खड़े हो गए। वह फर्श और छत के दरमियान इधर उधर परवास कर रही थी, फिर दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से परवास करती हुई दूर चली गई। इसके बाद कमरे में वापस आकर फर्श पर खड़ी हो गई, मुंह से कैप्सूल निकालकर मुस्कुराती हुई बैठ गई। ये सब कुछ चंद सानियों में हुआ था। उन सब देखने वालों को ख्वाब सा लगा। वो आकर बैठ गई। बाकी सब खड़े ही रह गए, बैठना भूल गए। वो बोली, मैं अभी दरवाजे से बाहर 2 किलोमीटर दूर गई थी, सिर्फ 30 सेकंड में वापस आ गई। यूं मेरी परवाज़ की रफ्तार का अंदाज़ा कर सकते हो। प्लीज़ सिट डाउन। वो सब बैठ गए। फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा, कोई यकीन करे या ना करे, मैं तुम पर अंधा एतमाद करता हूँ। तुम ही असली देवी हो। मैं तुमसे हर मुनासिब शर्त पर दोस्ती करूँगा और तुम्हारा ताउन हासिल करूँगा। मैं फ्रांस में रहूँगी और दिलो जान से दोस्ती करूँगी। तुम्हारे मुल्क को कभी बाबा साहब के दायरे से कमतर नहीं होने दूंगी। तुम्हें इस कदर फ़ायदे हासिल होंगे जिन्हें देखकर अमेरिका और इसराइल के काबरीन को मेरे असली होने का यकीन हो जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा के सेक्रेटरी ने कहा, तुम्हारी ये बात माकूल है कि तुम हुकूमत फ्रांस को फ़ायदे पहुँचाओगी तो हमें तुम्हारे असली होने का यकीन हो जाएगा। इधर चंद माह तक हम इसे मज़ीद आजमाएंगे। जिसने ट्रांसफार्मर मशीन तुमसे छीन कर हमारे हवाले की थी, उसकी क्या मजाल है कि वो मुझसे कोई चीज़ छीन सके।
अपने फौजी अफसरान से पूछो, मैंने खुद वो मशीन वापस करने का वादा किया था, लेकिन इससे पहले कि मैं वापस करती उसने मेरी लाइलमी में दुश्मनी से मेरे 3 रोबोट्स उड़ा दिए और मशीन तुम्हारे फौजियों के हवाले करके खुद को दोस्त साबित करके मुझे दुश्मन साबित कर दिया। मैं अपनी सादगी और शराफत से धोखा खा गई। आइंदा मैं शराफत का मुजाहरा नहीं करूंगी। उनके दरमियान बड़ी देर तक अहम मामलात पर गुफ्तगू होती रही। फिर वो एक दूसरे से रुखसत हो गई। देवी ने फ्रांसीसी वजीर खारजा से कहा, मैं फ्रांस में तुमसे मुलाकात करूंगी। तुम वहां पहुंचते ही ऐसे जवानों को यकजा करो जो ज़हीन और योगा के माहिर हों। वो देवी की डमी शीतारा थी जो देवी के साथ खलाई जोन की तरफ गई थी। उसने दूसरी शाम फ्रांस के शहर पेरिस में वजीर खारजा से मुलाकात की। इस वजीर ने ऐसे 25 जवान यकजा किए थे जो तालीम याफ्ता, ज़हीन, सेहतमंद और योगा के माहिर थे। डमी शीतारावन ने वजीर खारजा पर तनवीमी अमल करके उसका दिमाग लॉक किया। फिर उसे राजदारी से यह बताया कि जब वो 25 जवान अमेरिका पहुंचा दिए जाएंगे तो हर रात 2 जवानों को साया बनाकर जजीरे में ले जाएगी। फिर ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उन्हें टेलीपैथी सिखाएगी। इस तरह 2 हफ्तों में हुकूमत फ्रांस के पास अपने फ्रांसीसी टेलीपैथी जानने वाले होंगे। फिर उन्हें किसी दूसरे मुल्क और कौम पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा। साया बनाकर ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथी सिखाने की तदबीर इतनी उम्दा थी कि वजीर खारजा ने खुश होकर डमी शीतारावन के हाथों को अपने हाथ में ले लिया। उसके सामने घुटने टेके, फिर हाथ को चूमकर कहा, तुम ताउन नहीं कर रही हो बल्कि बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। तुमने पहले ही दिन साबित कर दिया कि तुम पूरी सच्चाई से दोस्ती कर रही हो। वो बोली, अगर तुम्हारे मुल्क में मेरा वही मुकाम होगा जो बाबा साहब के दायरे में फरहाद का है तो मैं फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना दूंगी। वजीर खारजा ने वादा किया कि ऐसा ही होगा। फिर वो देवी के पास से अमेरिका आ गया ताकि उसकी मदद से फ्रांस के 25 जवानों को टेलीपैथी सिखाई जा सके। देवी को प्रभा से आर्जी तौर पर शिकस्त हुई थी, लेकिन अब वो फ्रांस की दोस्ती के जरिए अमेरिका और इसराइल को मुतासिर करने और अपनी तरफ माइल करने वाली थी। वो मुतमईन थी, कामयाबियां उसके कदम चूमने वाली थी, लेकिन कभी कभी वो सोच में पड़ जाती थी कि उसकी अलमारी के अंदर जो सेफ है उसमें से फ्लाइंग कैप्सूल वाला फार्मूला कैसे गायब हो गया है। ख्याल था कि फ्रॉड देवी ने ऐसा किया है, लेकिन वहां गोलियां और कैप्सूल जूं के तू मौजूद थे। सवाल ये पैदा होता था कि फार्मूला चुराने वाली फ्लाइंग कैप्सूल चुरा कर क्यों नहीं ले गई। फ्लाइंग कैप्सूल का फार्मूला वो जोन 3 से चुरा कर लाई थी। क्योंकि मोंकी मास्टर ने उसे देने से इनकार कर दिया था, वो निहायत अहम था। हाला बीबी कैप्सूल चुरा कर ले गई थी, लेकिन हज़ारों कैप्सूल में से चंद मुट्ठियां भर कर ले गई थी, इसलिए कमी का पता नहीं चल रहा था। देवी की समझ के मुताबिक कोई चोर था तो कैप्सूल और गोलियों के पूरे डिब्बे उठा कर ले जाता। उसका ख्याल था कि फ्रॉड देवी उस फार्मूले को चुराने के बाद उस पर अपनी बर्तरी जाहिर करेगी, लेकिन उस देवी की तरफ से खामोशी थी। इस फार्मूले की दूसरी कापी उसके मातियत टेलीपैथी जानने वाले जवान के पास हिंदुस्तान में थी। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मातियत को हुक्म दिया कि मुकम्मल फार्मूला फैक्स करे, और उसने 2 घंटे के अंदर फैक्स के जरिए मुकम्मल फार्मूले की दूसरी कापी पहुंचा दी। देवी फार्मूले से महरूम नहीं हुई थी, लेकिन ये बात दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी कि वो गैर मामूली फार्मूला किसी के हाथ लग गया है और अब उसका महलनुमा बंगला महफूज नहीं है। उसने उसी दिन वह बंगला छोड़ दिया था और दूसरी जगह रिहाइश इख्तियार कर ली थी। वो 2 हफ्तों तक अपनी डमी और फ्रांस के 25 जवानों के साथ मसरूफ़ रही। हर रात वो 2 जवानों को एक ज़रा बराबर गोली खिलाकर साया बनाती थी, उन्हें जजीरे में पहुंचाती थी। मशीन के आसपास जो पहरेदार होते थे उनके दिमागों पर आत्मशक्ति के जरिए हावी रहती थी। अपनी डमी और दूसरे मातियत टेलीपैथी जानने वालों की मदद से हर रात 2 जवानों को मशीन से गुजारती रहती थी। ये काम उसने इतनी राजदारी से किया कि अमरीकी फौजियों माइक हरारे और प्रभा रानी को भी इसका इल्म न हो सका। प्रभा से एक बार शिकस्त खाने के बाद देवी ने यह पहली बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद 25 टेलीपैथी जानने वाले जवान फ्रांस पहुंच गए। देवी ने दूसरा अहम काम यह किया कि फ्रांसीसी हुक्काम और आला फौजी अफसरान पर तनवीमी अमल करके उनके दिमागों को लॉक कर दिया। देवी, उसकी डमी 1 और डमी 2 सुबह शाम फ्रांस के उन तमाम अकाबरीन के दिमागों को लॉक करते जो हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में अहम फ़राइज़ अदा करते रहते थे। इस तरह देवी फ्रांस में अपने आसपास फौलादी दीवारें उठा रही थी। कोई मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाला फ्रांस के हुक्काम, फौजी अफसरान और दूसरे किसी रास्ते से इस फौलादी किले में दाखिल नहीं हो सकते थे जिसे वो तामीर कर रही थी। इस दुनिया में बहुत सी जंगें लड़ी गईं, लाठियों से, तलवारों से, तोप से, बंदूकों से और एटम बमों से, लेकिन आइंदा गैर मामूली सलाहियतों और अजीबोगरीब हरबों से जंग लड़ने की तैयारियां की जा रही थीं। भारतीय हुक्मरानों की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। परेशानियों का सबब उनके अपने ही भारतीय टेलीपैथी जानने वाले जवान थे। जितने बड़े बड़े मिनिस्टर थे वो एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या आपके दिमाग में कोई बोलता है? जी हाँ, कहता है वो दुश्मन नहीं दोस्त है, देशभक्त है। एक और मिनिस्टर ने कहा, मेरे भी दिमाग में कोई बोलता नहीं, बोलती है।
कि भारत की जवान नस्ल अपने साथ सिर्फ टेलीपैथी का हथियार ही नहीं बल्कि ऐसी हैरत अंगेज सलाहियतों से लैस होकर मैदान अमल में आ रही है जिनके सामने बड़े से बड़े मुल्क घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे दिमाग में भी कोई बोलती है कि हम सियासतदानों को खुदगर्जी और मक्कारी भूलकर देश की भलाई और जनता की बेहतरी के लिए काम करना होगा। मेरे अंदर जो बोलता है वो दिल्ली में रहता है और मेरे अंदर बोलने वाला बम्बई में है। पता नहीं कितने टेलीपैथी जानने वाले जवान हैं। मुझसे बोलने वाला कहता है कि वो मद्रास में है। समझ में नहीं आता बेशुमार टेलीपैथी जानने वाले अचानक हमारे देश में कैसे पैदा हो गए हैं। वह तमाम मिनिस्टर इस मसले पर गुफ्तगू करने के लिए दिल्ली के गवर्नर हाउस में जमा हो गए थे। इस वक्त डमी सितारा 2 यानी कल्पना ने एक खातून मिनिस्टर की जुबान से कहा, बेशुमार टेलीपैथी जानने वाले रफ्ता रफ्ता पैदा हुए हैं लेकिन एक साथ अचानक जाहिर हो रहे हैं। इस वक्त मैं देवी बोल रही हूँ। क्या तुम सब टेलीपैथी जानने वाली देवी को भूल चुके हो? एक मिनिस्टर ने कहा, हम नहीं भूले। देवी ने कई बार देशभक्ति का दावा किया लेकिन देश के लिए कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। दूसरे ने पूछा, क्या तुम वही देवी हो? क्या तुम ही हमारी मिनिस्टर की जुबान से अभी बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ। इसे अपने घर की दीवारों पर लिख लो कि मैं अपने देश को सुपर पावर बनाने के लिए टेलीपैथी जानने वालों की फौज के साथ आई हूँ। तुम्हारे जैसे ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले सियासतदानों को वार्निंग देती हूँ कि जो देशभक्त नहीं होगा, खुदगर्जी लालच को छोड़कर हमारा साथ नहीं देगा, उसे हम राजनीति की कुर्सी से नीचे गिरा देंगे। एक मिनिस्टर ने कहा, देवी जी हम आपके साथ हैं। हम आपके मंसूबों के मुताबिक भारत को सुपर पावर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? क्या देश की सेवा करने की कीमत चाहते हो? सभी मालो दौलत चाहते हैं। आप टेलीपैथी के जरिए दुनिया जहान की दौलत हासिल कर लेती हैं। दौलत के बगैर ना आपकी टेलीपैथी जानने वाली फौज रह सकती है और ना आप सूखी रोटी खाकर और चटाई पर सोकर देश की सेवा करने आई हैं। हम देश के लिए जान देंगे लेकिन दौलत उतनी ही लेंगे जितनी आपके पास है। आपके पास दुनिया के तमाम बैंकों की एक चाबी और वो है टेलीपैथी। दूसरे मिनिस्टर ने कहा, आप हमारे लिए इंसाफ की देवी बन जाएं। जैसे आप जी रही हैं उसी तरह हमें भी जीने दें। फिर हम देश और जनता को नहीं लूटेंगे। हमारे लिए डॉलर और पाउंड कमाने की राहें हमवार कर दें। ठीक है, तुम में से कोई अपने देश के खजाने से एक पैसा भी नहीं लेगा। तुम सबके गैर मुल्की अकाउंट में डॉलर और पाउंड जमा होते रहेंगे। तुम्हें इतनी दौलत मिलती रहेगी जितनी तुमने अपने देश से हासिल नहीं की होगी। अब जाओ और अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दो। रेडियो और टीवी के जरिए जनता के दिमागों में यह नक्श कर दो कि देवी और तमाम भारतीय टेलीपैथी जानने वाले उनके निजात दहिंदा बनकर आए हैं और भारत देश को जल्द ही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाने वाले हैं। सियासत में कुछ लो और कुछ दो के असूल पर अमल करना ही पड़ता है। डमी 2 ने भी यही किया। डॉलर और पाउंड के एवज तमाम बरसरे इक़्तिदार सियासतदानों को खरीद लिया। देवी सितारा ने खूब सोच समझकर कल्पना भारती को अपनी डमी 2 बनाया था। कल्पना भारती ने सियासत में MA किया था। अपने डॉक्टर बाप से इल्म नफ्सियात को समझा था। वह ज़हीन और हाजिर दिमाग थी। बड़ी मामला फहमी से किसी भी मसले को सुलझाती थी। फिर सोने पर सुहागा ये कि बड़े ही मुनफरिद हुस्न की मालिक थी। अजंताई चेहरा बड़ा जाज़्बे नज़र था। उसे देखकर यूं लगता था जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने की हसीना अजंता के गार से निकलकर निगाहों के सामने आ गई हो। वो शाही महल जैसी वसी और इस कोठी में एक राजकुमारी की तरह रहने लगी थी। उसका बॉडीगार्ड एक ख्यालख्वानी करने वाला मातियत था। इसके अलावा और कई मुसल्ला गार्ड्स कोठी के बाहर मुस्ताद रहते थे। वह शाम से आधी रात तक बड़े बड़े सरमायादारों और सियासतदानों के क्लबों में वक्त गुजारती। बाकी वक्त ख्यालख्वानी करती और सो जाती थी। इन दिनों उसकी तवज्जो उन डॉक्टरों और सियासतदानों पर थी जो साया बनाने वाली गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल तैयार करने में मसरूफ़ थे। 3 भारतीय ख्यालख्वानी करने वाले जवान उन डॉक्टरों और साइंसदानों को सहजरदा कर चुके थे और उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले रहे थे। कल्पना भारतीय ख्यालख्वानी के जरिए उन सब की निगरानी करती रहती थी। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही थी। कल्पना भारती दिल्ली में रिहाइश इख्तियार करने के बाद पहली बार गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में शरीक हुई थी। वहाँ बड़े बड़े अरबपति सनतकार और वो राजे महाराजे आए हुए थे जो राजपाट ख़त्म होने के बाद भारतीय सियासत के ठेकेदार बन गए थे और अपने वसी और रीज़ और अमेरिका और रूस तक असर और रसूख रखने के बायस मुल्की सियासत का रुख बदलते रहते थे। ऐसे लोग हुस्न और शबाब के रसिया होते हैं। जवान हो या बूढ़े, वो हसीन तरीन औरत को जीत लेने की जिद करते हैं। एक दूसरे से शर्त लगाते हैं कि जो मतलूबा हसीना को जीत लेगा उसे तमाम सरमायादार मिलकर लाखों रुपए देंगे। अगर हार जाएगा तो उसे लाखों रुपए हारने होंगे। ऐसे दिल फेंक और दौलत फेंक रईसों ने जब कल्पना भारती के हुस्न और शबाब को देखा तो आंखें चुंध आ गईं। वो होश उड़ा देने वाली हसीना बड़ी तरहदार, बड़ी बेनियाज और बड़ी मगरूर नजर आ रही थी। सिर्फ गवर्नर और मिनिस्टर से गुफ्तगू कर रही थी और वो गवर्नर और मिनिस्टर वगैरह उसे देवी सितारा की हैसियत से जानते थे। दूसरों को ये बता रहे थे कि उसका नाम कल्पना भारती है, एक अरबपति बाप की बेटी है, हाल ही में यूरोप से आई है।
उसके अतराफ जवान और बूढ़े परवाने चक्कर लगाने लगे। उससे मुतारिफ होने के लिए मिनिस्टरों का सहारा लेने लगे। एक बूढ़े अरबपति ने उससे मुसाफिया करते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मुझे बूढ़ों से मिलकर खुशी नहीं होती। मैंने इसलिए दस्ताने पहन रखे हैं ताकि मुसाफिया करते वक्त हाथ जरासीम से महफूज रहें। एक नौजवान ने उसे मुसाफिया करते हुए वही रस्मी अल्फाज अदा किए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। वो बोली, क्या मैं दिवाली का त्यौहार हूँ? क्या मेरे बदन से फुलझड़ियाँ छूट रही हैं जिन्हें देखकर आप खुश हो रहे हैं? मिस भारती, ऊंची और मुहज्जब सोसाइटी में रस्मी तौर पर कहना चाहिए कि आपको भी मुझसे मिलकर खुशी हो रही है। मुहज्जब सोसाइटी में झूठ नहीं बोला जाता। मुझे खुशी होगी तो खुशी का इजहार करूंगी। मैं अरबपति बाप का इकलौता बेटा हूँ। आपको खुश करने के लिए आपके कदमों तले सोने का फर्श बिछा सकता हूँ। आप बताएं, आपकी खुशी कितनी महंगी है? मैं वो महंगी कीमत अदा करूंगा। मेरी खुशी महंगी नहीं, बहुत सस्ती है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए अपने कपड़े उतार दो और नंगे होकर रक्स करो। मैं अपना दिल अभी तुम्हें दूंगी। मैं आपका दिल जीतने के लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकता हूँ, मगर ये कपड़े उतारने वाली बात। उसके बोलने के दौरान कल्पना भारती ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो जोश में आकर सीना ठोंक कर बोला, मैं आपकी खातिर कपड़े उतार कर अभी रक्स करूंगा। वो अपने कपड़े उतारने लगा, पहले कोट, फिर नेकटाई, फिर शर्ट, फिर पतलून को अपने जिस्म से अलग करने लगा। औरतें शर्म से चीखकर मुंह फेर कर दूर जाने लगीं। कई मर्द करीब आकर इस जवान को पकड़ते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो? मुहज्जब सोसाइटी में नंगे हो रहे हो? क्या पागल हो गए हो? लोग उसे झिंझोड़ने लगे तो उसे होश आया। इसलिए होश आया कि कल्पना भारती उसके दिमाग को आज़ाद छोड़कर वहां से जा रही थी। उसने चौंक कर अपने आप को देखा, खुद को सिर्फ अंडरवियर में देखा, फिर झीमकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा। एक महाराजा ने एक मिनिस्टर से कहा, तुम सिर्फ एक मंत्री हो, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बना दूंगा। तुम जानते हो कि मेरी पहुंच कहाँ तक है, तुम मुझे सिर्फ उस हसीना तक पहुंचा दो। मिनिस्टर ने कहा, महाराज वो बहुत मगरूर है, किसी को एक उंगली से भी छूने नहीं देगी। मैं गवर्नर हाउस के बेडरूम में जा रहा हूँ, तुम किसी तरह भी उसे वहां पहुंचा दो और मेरी तरफ से इनाम के हकदार बन जाओ। वो गवर्नर हाउस के अंदर चला गया। मिनिस्टर ने भारती के पास आकर आहिस्तगी से कहा, देवी जी, एक महाराजा ने मुझे उलझन में डाल दिया है। अगर मैं आपको गवर्नर साहब के बेडरूम में नहीं ले जाऊंगा तो वो बड़ी पहुंच वाला है, मिनिस्टर की कुर्सी से मेरी टांग खींच लेगा। फिक्र न करो, मुझे वहां ले चलो। वो दोनों गवर्नर हाउस के अंदर आए। वहां मुख्तलिफ हिस्सों में से गुजरते हुए एक शाही बेडरूम में आई। महाराजा ने हसीना को देखा तो खुशी से बातें खिल गईं। मिनिस्टर वापस चला गया। महाराजा ने कहा, मुझे फख्र है कि मेरे सिर्फ एक बुलावे पर आ गई हो। बाहर तकरीब में सब ये कह रहे हैं कि तुम मगरूर हो, किसी को अपने साए तक भी नहीं पहुंचने दोगी। वह दोनों बाहें फैलाकर उसकी तरफ आने लगा, लेकिन करीब पहुंचकर दरवाजे की तरफ मुड़कर जाने लगा। वह उसके दिमाग पर मुसल्लत हो गई। महाराजा ने दरवाजे का पट लगाकर उसे लॉक किया, फिर लॉक को आजमाया कि वो बंद हुआ है या नहीं। आजमाते वक्त लॉक को खोला तो दरवाज़ा खुल गया। उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर इसे खोल लिया। ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद ही से बंद करे और खुद ही खोल रहे। आखिर उसने पलट कर कहा, इतने बड़े भारत देश के गवर्नर का ये बेडरूम है और दरवाजे का लॉक नाकारा है। मैं अभी किसी लॉक मुरम्मत करने वाले को बुलाता हूँ। उसने कैबिनेट के पास आकर इसे खोला, विस्की की बोतल निकाली, फिर इसे मुंह से लगाकर गटागट पीने लगा। आधी से ज़्यादा बोतल खाली करते ही खोपड़ी घूम गई। वो लड़खड़ाते हुए बाहर जाने लगा। भारती देवी उससे पहले जा चुकी थी, लेकिन महाराजा के दिमाग में थी। वह महफिल में आकर नाचने और गाने लगा। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, यहाँ कोई ताला चाबी बनाने वाला है। इतने बड़े देश के गवर्नर के बेडरूम का दरवाज़ा नहीं है, नहीं दरवाज़ा है, उसका लॉक ख़राब है। दरवाज़ा लॉक होगा तो मैं तुम में से किसी की बहन को बेडरूम में ले जाऊंगा। कितने ही लोग तैश में आ गए, उसे लानत मुलामत करने लगे। दूर खड़े हुए चंद रईसों ने कहा, जो भी इसके पास जाता है इसकी कुर्बत से दीवाना होकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। अब तक तुम्हारे 4 शिकारी नाकाम हो चुके हैं। वो शर्त के मुताबिक 1-1 लाख रुपए हम आशिकों के क्लब में देंगे। बहरहाल ये बताओ अब कौन उसे जीतने जाएगा। अगला शिकारी बड़ा मोहतात था। उसकी अकल ने समझाया कि वह हसीना मोहब्बत और दौलत से नहीं मिलेगी, उसे ताकत और चालाकी से हासिल करना होगा। वो एक सियासी गुंडा था, अपने आगे पीछे मुसल्लह गार्ड्स की मुख्तसर सी फौज रखता था। उसने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि वो गवर्नर हाउस के अंदर और बाहर मुस्ताद रहें। जैसे ही वो तन्हा मिले उसे बेहोश करके उसकी शानदार कोठी के बेडरूम में पहुंचा दिया जाए। कल्पना भारती इस बार धोखा खा गई। उसने ये नहीं सोचा कि ऊंची मुहज्जब सोसाइटी के शुरफा कहलाने वालों के दरमियान से अगवा कर लिया जाएगा। वो बेडरूम में जाने के लिए गवर्नर हाउस के अंदर गई तो उसे अचानक पीछे से जकड़ लिया गया। इससे पहले कि वो दाढ़ में दबी हुई गोली को हलक से निकलती, उसकी नाक पर क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ रुमाल रख दिया गया। उसने सांस लेने के लिए मुंह को खोला तो गोली दाढ़ से निकल कर मुंह से बाहर कालीन पर कहीं गिर पड़ी। वो बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग थी, लेकिन ज़िंदगी के अमली मैदान में यह पहला तजुर्बा था और बड़ा महंगा तजुर्बा था। हाजिर दिमागी को काम में लाने से पहले ही वो बेहोश हो गई थी।
जब होश आया तो उसने खुद को एक आरामदेह बेडरूम में पाया। उठने की कोशिश की लेकिन कमजोरी के बायस उठ ना सकी। जरा सर को उठाकर देखा। एक अधेड़ उम्र का सेहतमंद शख्स एक सोफे पर बैठा शराब पी रहा था। उसे देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, चलो अच्छा हुआ होश में आ गई। मैं सोच रहा था कि मुझे ज्यादा चढ़ जाएगी तो मैं भी तुम्हारी तरह बेहोश हो जाऊंगा। कल्पना भारती ने पहले ख्याल खुआने की कोशिश की लेकिन कमजोरी के बायस सोच की लहरें परवाज न कर सकीं। उसने बड़ी नकाहत से कहा, मैं कहाँ हूँ? मैं वो कमजोरी से हाँपने लगी, आगे ना बोल सकी। वो बोला, कमजोर हो गई हो। सरहाने ताज़ा फल और दूध रखा हुआ है, कुछ खाओ पियो और मुझे खुश करने के लिए तगड़ी हो जाओ, तुम पछताओगे। वो हंसते हुए बोला, मैं पुराना पापी हूँ, पाप करने के बाद कभी नहीं पछताता। वैसे मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने इस बेडरूम में बेशुमार हसीनाओं को देखा है मगर तुम्हारे हुस्न के सामने वो सब मांद पड़ गईं। वो सोच रही थी कि वो करीब आएगा तो कैसे बचाव करेगी। पता नहीं कितनी देर तक बेहोश रही थी। उसके ख्याल खुआनी करने वाले बॉडीगार्ड ने सोच के जरिए उससे रब्ता करने की कोशिश की होगी। एक बार नहीं बार बार कोशिशें की होंगी और अब मायूस होकर दूसरे गार्ड्स के साथ उसे तलाश कर रहा होगा। वो सेंटर टेबल पर खाली गिलास रखकर सोफे से उठ गया। मुस्कुराते हुए बोला, बहुत मगरूर हो, किसी को मुंह नहीं लगाती हो। अब देखूंगा तुम कितने प्यार से मुझे मुंह लगाओगी। वो आगे बढ़ा। वो घबराकर बोली, नहीं, दूर रहो, मुकद्दर की बात मान लो, आज की रात तकदीर ने तुम्हें मेरे नाम लिख दिया है। वो लड़खड़ाता हुआ करीब आया, फिर बोला, पहले मैं इस चिकने बदन को छूकर तो देखूं कि हाथ कैसे फिसलता है। उसने एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो कमजोरी के बावजूद जोर से चीखकर बोली, नहीं, मुझे हाथ ना लगाना, मैं जिंदा बच गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात खत्म होते ही करीब आने वाले के हलक से एक कराह निकली। वह तकलीफ से मुंह पर हाथ रखकर ऐसे पीछे की तरफ गया जैसे मुंह पर किसी ने घूंसा मारा हो। फिर वो हैरानी से बोला, क्या तुम्हारे हाथ ऐसे फुला दिए कि? उसने अपने मुंह पर से हाथ हटाकर देखा। हाथ लहू से भर गया, मुंह और नाक से खून बह रहा था। कल्पना भारती ने खुश होकर कहा, वेल डन श्रीकांत, तुम ठीक वक्त पर पहुंचे हो। पलंग के सरहाने वाले हिस्से के पीछे एक खूबरू जवान खड़ा हुआ था। मार खाने वाले ने पूछा, ये कमरा बंद है, तुम अंदर कैसे आ गए? मौत बंद कमरे में भी आ जाती है। कल्पना भारती ने सर उठाकर देखा। वो समझ रही थी कि उसका ख्याल खुआनी करने वाला मातियत श्रीकांत आ गया है, लेकिन वो कोई दूसरा ही कद्यावर जवान था। उसने भारती से कहा, मेरा नाम श्रीकांत नहीं है, मैं आज शाम से अपना नाम याद करने की कोशिश करूं मगर पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है, अपना नाम ही याद नहीं आ रहा। मार खाने वाला दरवाजे पर पहुंच गया था, उसे खोलना चाहता था। जवान ने उस पर छलांग लगाई, उसकी गर्दन दबोच ली। वो गिड़गिड़ाकर बोला, तुम इसके श्रीकांत नहीं हो, खुद को पहचानते भी नहीं हो, फिर क्यों एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? जवान ने उसे दोनों हाथों से उठाया, अपने सर से बुलंद किया, फिर उसे शीशे की सेंटर टेबल पर फेंक दिया। वो टेबल पर आकर गिरा, उसके वजन से शीशा चिकनाचूर हो गया। जवान ने कहा, मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है, मैं इस कोठी के बाहर खड़ा था, तुम्हारे हवारी इसे उठाकर यहाँ ला रहे थे, मैं भी छुपता हुआ इस कमरे में आ गया। फिर उसने भारती से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आराम से पलंग पर लेटी रहो, कि अपने घर नहीं जाओगी? मैं आराम नहीं कर रही हूँ, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, मैं उठकर बैठ सकती हूँ मगर चल नहीं सकूंगी। इसका मतलब है मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा तभी तुम अपने घर पहुंचोगी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, मुझे किसी तरह मेरी कोठी में पहुंचा दो, मैं इसके बदले तुम्हारे कमज़ोर हाफजे का इलाज करूंगी। लेकिन यहाँ से कैसे जाएंगे? इस कोठी में इस बदमाश के मुसल्ला गुंडे होंगे। फिर वो अपने गिरेबान में हाथ रखकर बोली, मैंने यहाँ एक डिब्बिया रखी थी, पता नहीं वो कहाँ गिर गई है, अगर वो होती तो हम यहाँ से आसानी से जा सकते थे। वो जेब से एक डिब्बिया निकाल कर दिखाते हुए बोला, ये पलंग के नीचे पड़ी हुई थी, क्या यही वो डिब्बिया है? वो एकदम से उठकर बैठ गई, हाथ बढ़ाकर बोली, यही है, मुझे दो प्लीज़, मुझे। वो बोला, ताज्जुब है, इसे देखते ही तुम कमज़ोरी भूलकर एकदम से उछल कर बैठ गई हो, आखिर इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है, इसे ना खोलना, मेरी दवा है। वह बिस्तर पर खिसकती हुई पलंग के सरहाने आकर फर्श पर खड़ी हो गई, डिबिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ी, फिर लड़खड़ा गई। जवान ने उसे गिरने से पहले अपने बाजू में समेट लिया, फिर कहा, तुम इस डिबिया के लिए कुछ ज्यादा ही बाउली हो रही हो, क्या ये तुम्हारी जान की तरह है? मैं हाँ, यही समझो, प्लीज़ मुझे डिबिया दे दो। तुम्हारा नाम क्या है? कुछ भी है, लाओ वो डिबिया। ये डिबिया तुम्हें ना मिले तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा? मुझसे कोई सवाल ना करो, मेरी चीज़ मुझे दे दो। इसके बदले क्या दोगी? सारी दुनिया की दौलत दूंगी। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और तुम्हारा हुस्न एक तरफ। मैंने कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया, लेकिन तुम मकनातीस की तरह खींच रही हो, देखो किस तरह बाजू में आकर सीने से लग रही हो। जब यहाँ तक पहुँच गई हो तो मुझे एक पप्पी दे दो। वो खुद को उसके बाजुओं से छुड़ाते हुए बोली, ऐसी बातें न करो प्लीज़, मैं इस डिब्बे की दवा खाऊंगी तो मेरी तवानाई बहाल हो जाएगी।
मुझे भी तवानाई मिलेगी अगर एक पप्पी मिलेगी। फजूल बातें ना करो। तुम फजूल बातें कर रही हो। वो बदमाश बेहोश पड़ा है, लेकिन उसके मुसल्ला गुंडे होश में होंगे और वो हमारे होश उड़ा देंगे। वो दूर होकर बोली, ये डिबिया तो क्या, मेरी जान भी चली जाए तो भी किसी को करीब नहीं आने दूंगी। मेरा ये जिस्म, ये जान सिर्फ उसके लिए है जो कभी मेरी ज़िंदगी में आएगा। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी इस बात ने दिल खुश कर दिया। मैं ऐसी ही हया वाली की तलाश में था। ये लो। उसने डिबिया आगे बढ़ाई। भारती ने इसे लेकर खोला। उसमें गोलियां रखी हुई थीं। वो और ज़रा पीछे हटकर एक गोली चुटकी में लेकर बोली, मैं तुम्हारे जैसे रईसजादों को अच्छी तरह समझ गई हूँ। तुम लोगों के दरमियान मुकाबला हो रहा है कि तुम में से कौन मुझे हासिल कर सकेगा। लाखों रुपए की शर्तें भी लगाई गई हैं और मुझे एक दूसरे से छीनने के लिए आपस में एक दूसरे का खून भी बहा रहे हो। तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए इस शख्स को मारकर बेहोश नहीं किया है, बल्कि मुझे इसे छीन लेने के लिए इसे लहूलुहान करके मुझे एहसानमंद बना रहे हो। क्या खूब। हीरो बनकर मुझसे पप्पी मांग रहे थे, अब तो मुझे हाथ नहीं लगा सकोगे। ये देखो, ये एक गोली मैं मुंह में रख रही हूँ। उसने गोली मुंह में रखकर दाढ़ में दबाई, फिर कहा, यह गोली अभी मेरे मुंह में है। जब इसे निगलूंगी तो तुम्हारे फरिश्ते भी मुझे हाथ नहीं लगा सकेंगे। क्या इस गोली को निकलने के बाद तुम बिजली के झटके देने लगती हो? मेरी तवानाई बहाल होने दो, मैं तुम सबको दिमागी झटके पहुंचाऊंगी। ये जो गोली मैंने मुंह में रखी है, ये मुझे तुमसे दूर ले जाएगी। अजनबी जवान ने कहा, यह नहीं हो सकता। रुखसत होने से पहले मैं तुमसे मुसाफिया करूंगा। वो एक तरफ थूक कर बोली, मर्द हो तो मुझे छू कर दिखाओ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। तुमने मेरी मर्दानगी को ललकारा है, अब तो मैं तुम्हें आगोश में लेकर अपने दिल की हसरत जरूर पूरी करूंगा। वो आगे बढ़ा। भारती गोली को निकलकर कह कहा लगाने लगी। वो रुक गया। उसने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मुझे छू नहीं सकोगे। आगे बढ़ो। अब क्यों रुक गए? मैं इसलिए रुक गया हूं कि तुम ख्वाम खास रही हो, जबकि हंसने की कोई बात नहीं। और ये क्या बेशर्मी है, मेरे सामने अपना गिरेबान खोलकर डिबिया रख रही हो। वो एकदम से शर्माकर घबराकर गिरेबान का बटन लगाते हुए बोली, क्या मैं नजर आ रही हूँ? नजर क्यों नहीं आओगी? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? उसने गुदाज बाजुओं को थामकर उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, तुमने मेरी मर्दानगी को चैलेंज किया था, देखो मैंने छू लिया है और अब तुम्हारे लबों की लाली चुराने वाला हूं। वो उसके चेहरे पर झुकने लगा। वो पूरी कुव्वत से जिद्दोजहद करने लगी, लेकिन उस मर्द की गिरफ्त ऐसी फौलादी थी कि वो निढाल से होकर बेबसी से बोली, तुम्हें भगवान का वास्ता देती हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत रख लो। तुम मुझे अय्याश सरमायादार कह रही थी। अय्याश और गुनहगार कभी हसीन और जवान औरत को नहीं छोड़ते, और इस वक्त तुम मेरे शिकंजे में इतने करीब हो कि हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही हैं। बताओ, ऐसे वक्त कौन पंडित या देवता होगा जो तुम्हारी जैसी हसीना से महरूम होना चाहेगा? उसने धक्का देकर उसे पलंग पर गिरा दिया, फिर जेब से एक डिबिया निकालकर उसके पास बिस्तर पर फेंकते हुए बोला, तुम्हारी असल गोलियां इस डिबिया में है। उसने झपट कर बिस्तर से डिबिया उठा ली। उसे खोलकर देखा, उसमें गोलियां रखी हुई थी। उसने गोली उठाकर अजनबी जवान को बेयकीनी से देखा। जवान ने कहा, मैं तुम्हारे ख्याल में कय्याश और बदनीयत इंसान हूँ। जाओ, इसे लेकर अपने घर चली जाओ, मगर तुम एक बार ज़रूर सोचना कि मैं कितना अहमक था कि हुस्न शबाब के ख़जाने को छोड़कर मौत के मुंह में जाने के लिए यहाँ आ गया। उसकी बातों के दौरान वो साए में तब्दील हो गई। आईने के सामने जाकर देखा तो अक्स नज़र नहीं आ रहा था। उसे यकीन हो गया था कि अजनबी ने असली गोलियां वापस कर दी हैं। उसने आईने के पास से पलट कर देखा, बेडरूम का दरवाज़ा खुल गया था। वो जा चुका था। भारती ने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर सोचा, हाय, वह कौन था जो मुझे इज्जत देकर अपनी जान से खेलने गया है? वो उलझ रही थी कि वह कौन है। आप समझ रहे होंगे कि किसी कमारी की इज्जत रखने वाला एक अली ही हो सकता है। बेपनाह कशिश भारती में थी, लेकिन वो दौड़ती हुई खुले दरवाजे से यूं गई जैसे कशिश उस मर्द में हो जिसे वो चैलेंज करके पछता रही थी। अली की जिंदगी में ज़बरदस्त तब्दीलियां आई थीं। पहले उसकी मोहब्बतों का मरकज़ सोनिया सानी थी। कुदरती हालात ने उसे दूर कर दिया था, और वही कुदरती हालात उसे किसी दूसरे रूप में किसी दिन उसके सामने लाने वाले थे। उस दिन के आने में अभी देर थी और अली की उम्र का तकाजा था। क्या वो नई सिमत मोहब्बतों का सफ़र करता? लिहाजा ऐसे एक सफ़र का आगाज़ भारत की सरजमीन से होने लगा। उसे दो मुल्कों के दरमियान ताकत का तवाज़न कायम रखने के लिए भारत रवाना किया गया। देवी साया बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए भारत को मजबूत और पाकिस्तान को कमज़ोर मुल्क बनाने वाली थी। फिर जिस तरह उसने 15 भारतीय टेलीपैथी जानने वाले और 25 फ्रांसीसी टेलीपैथी जानने वाले मशीन के जरिए पैदा किए, आइंदा इसी तरह मजीद भारतीय ख्याल खोनी करने वालों का इजाफा करती रहती तो वाकई भारत को सुपर पावर नंबर 1 बना सकती थी। इस तरह दोनों मुल्कों पाकिस्तान और भारत के माबैन ताकत का तवाज़न जो पहले ही बिगड़ा हुआ था बिल्कुल यकतरफा हो जाता। बाबा साहब के दायरे में भी साया बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूल का ज़ख़ीरा था। वो बेशुमार पाकिस्तानी जवानों को साया बनाकर और ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथी सिखाकर भारत से ताकत का तवाज़न बरकरार रख सकते थे। लेकिन बड़ी माजरत के साथ और बड़ी शर्म के साथ कि पाकिस्तान को काबिल एतमाद और काबिल फ़ख्र की आदत बहुत कम मुयस्सर आई है।
आलमी सर्वे के मुताबिक हमारा मुल्क करप्शन में दूसरे नंबर पर है। जब रहनुमा राह पर ना हो तो कौम का गुमराह हो जाना यकीनी हो जाता है। अपनी राह गुम करने वाली कौम में से हम निहायत ज़हीन और सेहतमंद पाकिस्तानी जवानों का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन दूर तक फैले हुए कचरे में नन्हे नन्हे मोती छुपे हुए हों तो उन्हें तलाश करने में देर लगती है। हमें भी देर लगेगी, लेकिन हम मायूस नहीं हैं। जब पाकिस्तान से ज़हीन और हैरत अंगेज सलाहियतों से भरपूर जवान मंजर आम पर आएंगे तो सारी सियासी गुंडागर्दी का खात्मा करने के अलावा सुपर पावर बनने वाले पड़ोसी मुल्क के साथ ताकत का तवाज़न कायम करके रखेंगे। अभी पहले मरहले पर अली भारत में बेजा ताकत का तोड़ करने गया है और हमारे दो ख्याल ख्वानी करने वाले बड़ी खामोशी से पाकिस्तान के हर शहर और कस्बे में जाने वाले हैं और ढेर सारे कचरे में से मोती चुनने वाले हैं। अली ने भारत पहुंचकर दिल्ली में रिहाइश इख्तियार की, कभी ख्याल ख्वानी के जरिए और कभी साया बनकर देवी और उसके ख्याल ख्वानी करने वालों को तलाश करता रहा। देवी अपने मातहतों के साथ दिल्ली राजधानी में होगी, इसलिए अली ने वहाँ के सियासतदानों पर नज़र रखी थी। उनके दिमागों में पहुंचते रहने के दौरान कई सियासतदानों के चोर ख्यालात ने बताया कि देवी से उनका समझौता हो गया है। वह तमाम राजधानी के सियासतदान अपने देश के ख़जाने को नहीं लूटेंगे। देवी उनके गैर ममालिक के अकाउंट्स में डॉलर और पाउंड जमा करा दिया करेगी। उनके चोर ख्यालात से देवी की रिहाइशगाह का पता चला। ये समझ में आ गया कि असली देवी होती तो अपनी रिहाइशगाह का किसी को पता चलने नहीं देती। दिल्ली में जो है वो देवी की डमी है। अली पहले साया बनकर उसकी रिहाइशगाह में गया। जब उसे उसके बेडरूम में देखा तो सहरज़दा होकर उसके हुस्न और शबाब के नज़ारों को देखता रह गया। उसने बेराह रवि से हमेशा गुरेज किया था, जबकि पारस दर्जनों इश्क कर चुका था और एक से ज़्यादा शादियां करने के बाद एक बच्चे का बाप भी बन चुका था। अब अली के मिजाज में तब्दीली आ रही थी। तब्दीली के इस अहम मोड़ पर कल्पना भारती का हुस्न उसकी आंखों से उतरकर दिल में समा गया। जब वो रात को गहरी नींद सो गई तो अली का साया उसके अंदर समा गया। उसने गहरी नींद में बेचैनी महसूस की। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती थी। अली उसके अंदर समा कर दिमाग तक पहुंचा। उसकी सोच की लहरों में बोला, कोई बेयकीनी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। मैं गहरी नींद में हूँ और ख्वाब में अपने आइडियल को देख रही हूँ। वो ख्वाब में अली से मिलते जुलते गबरू जवान को देखने लगी और वो उसके चोर ख्यालात पढ़ता रहा। असली देवी सीतारा उसके भाई पारस की अमानत थी। कल्पना भारती के चोर ख्यालात ने अली को मुतमईन किया कि वो अभी किसी के नाम नहीं हुई। इसके अलावा यह अहम बात मालूम हुई कि देवी के मातहतों ने ख्याल ख्वानी के जरिए 2 डॉक्टरों और 2 साइंसदानों को सहरज़दा कर रखा है और उनसे फ्लाइंग कैप्सूल और साया बनाने वाली गोलियां तैयार कराने में मसरूफ़ है। उसका ख्वाबीदा दिमाग अली की मर्जी के मुताबिक एक साइंसदान की आवाज़ और लहजे को दोहराने लगा। अली उसके साथ 2-3 बार इस आवाज़ और लहजे को दोहराता रहा, फिर उस साइंसदान के दिमाग में पहुंच गया। उन डॉक्टरों और साइंसदानों के दिमागों को लॉक कर दिया गया था। अली ने कल्पना भारती की आवाज़ और लहजे इख्तियार किया, इसलिए उसे उस साइंसदान के दिमाग में जगह मिल गई। चूंकि आधी रात गुजर चुकी थी इसलिए वो साइंसदान सो रहा था। अली वहाँ से वापस आ गया। उसने दूसरे दिन उनके अंदर पहुंचकर उसके साथी साइंसदान और डॉक्टरों की आवाज़ें सुनी, फिर कल्पना भारती का लहजा इख्तियार करके उनके दिमागों में भी जगह बनाता गया। उनके अंदर उनके मातहतों की सोच की लहरों को भी सुनता रहा, जो देवी के हुक्म के मुताबिक उनकी निगरानी कर रहे थे। वो तमाम मातहत कल्पना भारती के भी ताबेदार थे, इसलिए उसकी सोच की लहरों को भी महसूस नहीं कर सकते थे। इसी तरह अली कल्पना भारती के लहजे को अपनाकर उनके अंदर भी पहुंचता रहा। उस रात वो एक डॉक्टर और साइंसदान के ख्वाबीदा दिमागों में जाकर उन पर तनवीमी अमल करता रहा और ये हुक्म देता रहा कि वो चारों देवी और उसके मातहतों के बदस्तूर मामूल और ताबेदार रहेंगे, लेकिन गोलियां और कैप्सूल तैयार करने के दौरान कहीं एक आध गलती ऐसी ज़रूर करेंगे जिसके नतीजे में सही कैप्सूल और गोलियां तैयार नहीं हो सकेंगी। सिर्फ यही एक बात नक्श कराने के बाद उसने हुक्म दिया कि वो नींद से बेदार होने के बाद मौजूदा तनवीमी अमल को याद नहीं रखेंगे और पहले तनवीमी अमल के मुताबिक देवी और उसके मातहतों के ताबेदार रहेंगे। कल्पना भारती ने अली के दिल में अपने नाम की धड़कनें भर दी थीं। इसके बावजूद वो अपने फ़राइज़ की अदायगी पर पहले तवज्जो देता था। वहाँ भी उसने पहले ही मरहले में डॉक्टरों और साइंसदानों को बड़ी राजदारी से ट्रैप करके गैर मामूली गोलियां और कैप्सूल तैयार करने के अमल को नाकारा बना दिया था। तीसरी रात वही जश्न आज़ादी की तकरीब थी और वो उसके तकरीब के मेहमानों की भीड़ में मौजूद था। कल्पना भारती के नाजो अंदाज को देख रहा था। जब उसे बेहोश करके अगवा किया गया तो वो साया बनकर वहाँ मौजूद था। उसने उसकी बेहोशी के दौरान उसके गिरेबान में हाथ डालकर साया बनाने वाली गोलियों की डिब्बियाँ निकाल ली थी। उसे बेहोशी की हालत में एक बहुत बड़े सियासी दलाल के बेडरूम में पहुंचाया गया। इब्तदा में कल्पना भारती अली को भी अय्याश शिकारी समझती रही, लेकिन अली के शरीफाना तर्ज अमल ने उसकी गलत फहमी दूर कर दी। वो साया बनकर अली को वहाँ छोड़कर जाना चाहती थी। उससे पहले अली उसे छोड़कर दरवाज़ा खोलकर
कोठी के दूसरे हिस्से की तरफ चला गया जहां मुसल्ला बदमाश उसे जानी नुकसान पहुंचा सकते थे। ऐसे वक्त कल्पना भारती ने दिल पर हाथ रखकर सोचा, वो कौन है जो मुझे इज्जत देकर अपनी जान की बाजी लगाने गया है। कल्पना भारती का साया फौरन ही खुले हुए दरवाजे से गुजरता हुआ कोठी के हिस्से में पहुंचा। वहां दो मुसल्ला बदमाश अली का रास्ता रोककर पूछ रहे थे कि वो कौन है और कोठी के अंदर कैसे और कब आया। अली ने जवाब दिया, तुम सब गाफिल रहने वाले पहरेदार हो, ये नहीं जानते कि मैं कैसे अंदर आया और ये भी नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे बॉस को मार मार कर बेहोश कर दिया है। उन्होंने चौंक कर पूछा, क्या? हैरानी और बेयकीनी के मुख्तसर सलमहात में अली ने दोनों के सर टकरा दिए। उनके संभलने से पहले ही दोनों बाजू में एक की गर्दन दबोच ली। कल्पना भारती ने सोचा कि इन बदमाशों के गोलियां चलाने से पहले ही वो ख्याल खोनी के जरिए उन्हें खुद को हलाक करने पर मजबूर कर देगी, लेकिन अली इसका मौका ही नहीं दे रहा था। वो दोनों चंद सेकंड में ही बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े। ऐसे वक्त तीसरा शख्स गन लेकर वहां पहुंच गया। अपने साथियों की हालत देखते उसने गन सीधी की। गन सीधी करके निशाना लेने में जितना वक्त लगता है उससे कम वक्त में वो उछलकर फिजा में कलाबाजियां खाता हुआ करीब आया। फिर गनमैन के मुंह पर एक किक मारी, उसके हाथ से गन गिर पड़ी। वो पीछे की तरफ उलटकर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जाकर आराम से फर्श पर लेटा रह गया। कल्पना भारती उसकी मदद करना भूल गई। हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी, ये इंसान है या फौलादी रोबोट जिसे एक हाथ मारता है या दबोचता है वो बेहोश हो जाता है। उसने एक झुरझुरी सी ली। जिंदगी में पहली बार देख रही थी और समझ रही थी कि मर्द क्या होता है। उसने तड़प कर सोचा, इस मर्द की जिद्दोजहद में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। ये मुझे मौका नहीं दे रहा, लेकिन मैं मौका हासिल करूंगी। वली से पहले ही कोठी के बाहर पहुंच गई। बाहर एक मुसल्ला बदमाश दूसरे बदमाश से कह रहा था, मालूम होता है अंदर कुछ गड़बड़ है, हम में से किसी एक को अंदर जाकर मालूम करना चाहिए। दूसरे ने कहा, मैं अभी जाकर मालूम करता हूँ। भारती ने उसके दिमाग पर हावी होकर उसके जरिए फायरिंग की। उसके दो साथी आखिरी चीखें मारकर हमेशा के लिए खामोश हो गए। फिर उसने भी खुद को अपनी गन से हलाक कर लिया। अली ने बाहर आकर यह तमाशा देखा तो समझ गया कि वो दिल रुबा उसके लिए कुछ कर रही है। वो पोर्च में खड़ी हुई कार में बैठकर उसे ड्राइव करता हुआ ज़रा आगे बढ़कर रुक गया। कार की अगली सीट का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला, फिर बंद हो गया। वो फिर कार को ड्राइव करता हुआ कोठी के अहाते से बाहर निकल आया। कल्पना भारती ने उबकाई लेकर गोली को हलक से निकाला। इसके साथ ही वली के साथ वाली सीट पर नमूदार हो गई। ज़ेरे लब मुस्कुराकर उसे देखने लगी। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। भारती ने थोड़ी ही देर बाद पूछा, मेरे गायब होने पर तुम हैरान नहीं हुए थे और अब नमूदार होने पर मुझे नहीं देख रहे हो? क्या बेनियाजी दिखा रहे हो? मैं तुमसे मोहतात रहना चाहता हूँ। तुम्हें देखूंगा और दो चार बातें करूंगा तो फिर मुझे अय्याश शिकारी होने का ताना दोगी। अब तुम मुझे ताना दे रहे हो। आज हमारी पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में एक दूसरे को समझने में गलतियाँ होती हैं। मुझसे भी गलती हो गई, मैं सॉरी कहती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे लिए बहुत है कि तुम मुझे गलत नहीं समझ रही हो। बोलो, तुम्हें कहाँ ड्रॉप कर दूँ? गांधी गार्डन के सामने मेरी कोठी है, लेकिन लंबे रास्ते से चलो, मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। बातें करना चाहती हो या सवालात करना चाहती हो? हाँ, पहला सवाल है कि तुम कौन हो। एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूँगा। इस तरह हम एक दूसरे से मुतारिफ हो जाएंगे। मैंने सियासत में एमए किया है। वो बोली, मैंने भी सियासत में एमए किया है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। अजीब बात है, मैं भी अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। अहमदाबाद में मेरे पिताजी जोधपुर 4 रास्ते की चुंगी में मुंशी थे। ये तो कमाल हो गया। हमारा मकान भी जोधपुर 4 रास्ते की एक गली में था। अली 2 दिन पहले उसके अंदर समाकर उसके तमाम हालात मालूम कर चुका था। इन मालूमात के मुताबिक कल्पना भारती का ताल्लुक जिन बातों से जिन मुकामात से था, वो उन्हीं बातों और उन्हीं मुकामात से अपना ताल्लुक भी जोड़ रहा था। उसने कहा, जो मैं कह रहा हूँ वही तुम भी कह रही हो। अब मैं कहूँगा कि हम ज़ात के कायसित हैं तो? वो बात काट कर हैरानी और खुशी से बोली, हम भी कायसित हैं। ये तो अजीब इत्तफाकात हैं। धर्म में भी एक, ज़ात भी एक, जन्मस्थान भी एक और हमारी तालीमी सलाहियतें भी एक हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपना जो नाम बताऊंगा तुम भी वही अपना नाम बताओगी। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? देखो, मैं नाम बता रहा हूँ, इसे अपना नाम ना कहना। वह हंसकर बोली, मर्द और औरत का नाम एक जैसा नहीं होता। अच्छा तो सुनो, मेरा नाम कबीर भारती है। वह हैरानी से उछलकर चीख मारने के अंदाज में बोली, मेरा नाम कल्पना भारती है। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, हम दोनों की तमाम बातों में यकसानियत है। हाँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे तुमसे कोई करीबी रिश्ता है, और ये करीबी रिश्ता खून का नहीं बल्कि जन्म स्थान का है। हमारी एक ज़ात और एक तालीमी सलाहियतों का है। तुम इस शहर में कहाँ रहते हो? यहाँ मेरा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, एक होटल में रहता हूँ। एक सियासतदान ने वादा किया था कि वो मुझे अपना सेक्रेटरी बनाएगा। मैंने सोचा है मुलाजमत मिल जाएगी तो होटल छोड़कर किराए का मकान ले लूँगा। क्या मेरी ऑफ़र कबूल करोगे? कैसी ऑफ़र? किसी की मुलाजमत ना करो, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बन करो। मैं तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी करूँगी। सॉरी, मैं औरतों की मुलाजमत नहीं करता। फिर ये कि मेरा दिल तुम्हें चाहता है, जिसे दिल चाहता है उसे मैं दिल में बिठाता हूँ, मालका बनाकर सर पर सवार नहीं होने देता।
तुम अपनी चाहत का इजहार ऐसे कर रहे हो जैसे मेरी तरफ से भी चाहत का यकीन हो। तुम्हारी चाहत नहीं मिलेगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी। मैं प्यास बुझाने किसी दूसरे घाट पर चला जाऊंगा। किसी हसीन लड़की को ऐसा पत्थर मारने वाला जवाब नहीं देना चाहिए। मोहब्बत से उसका दिल जीतना चाहिए। मैं मोहब्बत के आदाब नहीं जानता। अगर तुम्हारा दिल मेरे लिए मचलने लगा है तो अभी ज़ुबान से कह दो, वरना तुम्हें घर पहुंचा कर ऐसे जाऊंगा कि कभी नज़र नहीं आऊँगा। ये अच्छी ज़बरदस्ती है। ज़रूरी तो नहीं कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करूं। हम अच्छे दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। दोस्त एक दूसरे को सीने से लगाते हैं। क्या मेरे सीने से लगकर रहोगी? वह शर्मा कर मुँह फेर कर बोली, सीने से लगना ज़रूरी नहीं है। दोस्त एक बर्तन में खाते हैं, एक बिस्तर पर सोते हैं। कह दो कि यह भी ज़रूरी नहीं है। जब दोस्ती के तौर तरीक़ों पर अमल नहीं किया जाएगा तो फिर हम कैसे दोस्त कहलाएंगे? तुम तो उल्टी सीधी बातें करने लगे। अरे ये तो तुम मेरी कोठी के करीब आ गए हो। क्या मेरी कोठी का पता जानते हो? मैं तो यूं ही इधर से उधर ड्राइव कर रहा हूँ। जो रास्ता सामने आता है चल पड़ता हूँ। मैं क्या जानूँ तुम्हारी कोठी कहाँ है? वो यहाँ से दूसरी कोठी है, ज़रा आगे। हाँ हाँ बस यहाँ, हॉर्न बजाओ, गेट खुल जाएगा। उसने हॉर्न बजाया। मुसल्ला गार्ड ने गेट का छोटा दरवाज़ा खोलकर अपनी मालका कल्पना भारती को देखा, फिर बड़े गेट को खोल दिया। अली कार ड्राइव करता हुआ अहाते के अंदर पोर्च में आया। गाड़ी रोककर बोला, हमारा साथ यहीं तक था। शायद हम फिर कभी ना मिलें। हम कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी अंदर चलो, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। वो उसके साथ कोठी के अंदर आया। वो कोठी बड़े कीमती सामान से आरास्ता थी। वो ड्राइंग रूम में आए। उसने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो कोठी के अंदरूनी हिस्से में आई। बेहोशी के बाद जो कमज़ोरी तारी थी वो अब ख़त्म हो गई थी। दिमागी तवानाई भी बहाल हो गई थी। उसने बेडरूम में आकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर अली के दिमाग में पहुँचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगी। वो उसके चोर ख्यालात पढ़कर उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके और उसके मजाज और किरदार की खूबियाँ और खामियाँ समझकर ये इतराफ़ करना चाहती थी कि उसका दिल भी अली के लिए बेतरह धड़कने लगा है। उसके चोर ख्यालात में बताया कि उसका नाम कबीर भारती है। उसने भी कल्पना भारती की तरह सियासियात में एमए किया है। उसी की तरह अहमदाबाद का रहने वाला कायसित है। उसके अलावा वो बॉडी बिल्डर है। अगर गलत रास्ता इख्तियार करे तो एक बेहतरीन फाइटर की हैसियत से बड़ी दौलत कमा सकता है। लेकिन शरीफाना तरीके से एक ऊंचे दर्जे की मुलाजमत करने अहमदाबाद से दिल्ली आया है। कल्पना भारती उससे मुतासर होकर उसे अपनी तरफ माइल करने लगी। उसकी सोच में कहने लगी, मैं कल्पना भारती के साथ रहूँगा तो मेरा मुकद्दर बदल जाएगा। ये बड़ी दौलतमंद हसीना है, मेरी ज़िंदगी बना देगी। अली ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। उसने अपना सर थाम कर सोचा, ये मेरे जहन में कैसी बातें आ रही हैं। ये हसीना दौलतमंद होगी तो अपने लिए। मैं वो मर्द नहीं हूँ जो औरत को सीढ़ी बनाकर बुलंदी पर पहुँचते हैं। वो खुश हो रही थी कि जिसे अपना बनाने वाली है वो गैरतमंद और उसूल परस्त है। सारी ज़िंदगी उसकी हिफाजत करने वाला एक बॉडी बिल्डर और बेहतरीन फाइटर है, और ऐसा खूबरू गबरू जवान है कि महफिलों में उसके साथ शाना बशाना रहकर फ़ख्र करती रहेगी। मसला ये था कि वो दौलतमंद बनने के लिए औरत का सहारा नहीं लेना चाहता था। इस सिलसिले में उसने सोचा कि ख्याल ख्वानी करेगी और दूसरे ज़राए से उसके पास बेइंतहा दौलत पहुंचाती रहेगी। उससे याद आया कि कबीर ने उसके साया बनकर गायब होने पर हैरानी जाहिर नहीं की थी। क्या वो साया बनने वाली गैर मामूली सलाहियत से वाकिफ़ था? उसने अली के दिमाग में यह सवाल पैदा किया। उसके जहन से जवाब उभरा, मुझे किसी बात पर हैरानी होती है तो मैं जाहिर नहीं करता, बल्कि इंतज़ार करता हूँ कि आगे चलकर इस गैर मामूली और हैरान करने वाली बात को खुद समझने की कोशिश करूँ या कोई मुझे इसके मुताल्लिक बता दे। मैं इंतज़ार करूँ कि शायद कल्पना भारती मुझे इस सिलसिले में कुछ बताएगी। कल्पना भारती ने सोचा, ये राज शायद बताना ही होगा। वैसे कोशिश करूँगी कि कबीर को टालती रहूँ। साया बनाने वाली गोलियों का राज उसे ना मालूम हो तो अच्छा ही होगा। ऐसा सोचने के बाद उसने अपनी दानिस्त में अली के दिमाग पर कब्जा जमाया और उसे अपने बेडरूम में आने पर माइल किया। वो सोफे से उठकर ड्राइंग रूम से चलता हुआ कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ उसकी ख्वाबगाह में आ गया। फिर चौंक कर बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया? सॉरी, मुझे तुम्हारी इजाज़त लेकर अंदर आना चाहिए था। वह मुस्कुरा कर बोली, तुम ना आते तो मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। ख्वाबगाह में 0 पावर की कैफ आवर सब्ज़ रोशनी थी। इस मध्यम रोशनी में वो किसी हसीन ख्वाब की तरह धीमी धीमी ताबीर लग रही थी। अली ने आगे बढ़कर कहा, तुम मुझे बुलाने वाली थी, जबकि ख्वाबगाह में किसी अजनबी को बुलाया नहीं जाता। वह ज़रा करीब आकर बोली, जो ख्वाबगाह में आने से पहले दिल में चलाए वह अजनबी नहीं रहता। ये हौसला बढ़ाने वाली बात थी। जज्बात उन्हें धकेल कर और करीब ले आए। वो लम्हात याद आ रहे थे जब उस सियासी दलाल के बेडरूम में वे एक दूसरे की सांसों के करीब आ गए थे। वहाँ प्यास बढ़ गई थी, यहाँ प्यास भड़क गई थी। उसने भरे भरे बाजुओं को यूं थाम लिया जैसे हाथों में जाम लिया, फिर कुछ ना जुबान से काम लिया। एक बार रमी रेज ने टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज बनाई थी, लेकिन इस फ़ौज को मुस्तहकम और कायम रखने में नाकाम रहा था। अब देवी फ्रांस के 25 ख्याल ख्वानी करने वाले जवानों की फ़ौज बनाकर उन्हें ट्रेनिंग दे रही थी। फिल वक्त देवी के पास टेलीपैथी जानने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई थी
उसके ज़ाती ख्यालख्वानी करने वाले भारतीय जवानों को भी शामिल किया जाए तो उसने वाकई एक फ़ौज बना ली थी। उसने फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में इन जवानों को रहने की आज़ादी दी थी। उन पर पाबंदी ये थी कि वह सरेआम कभी ख्यालख्वानी नहीं करेंगे। जहाँ जाएंगे और जितना वक्त रिहाइशगाह से बाहर गुजारेंगे उसके बारे में पहले देवी को बताएंगे, फिर रिहाइशगाह से बाहर जाएंगे। इन 25 जवानों की इंचार्ज डमी शीतारा वन थी। वह तमाम जवान और हुकूमत फ्रांस के तमाम अकाबरीन डमी वन को देवी समझ रहे थे। इन 25 में 5 खूबसूरत फ्रांसीसी लड़कियां थीं। लड़कियों पर पाबंदी थी कि वो किसी मर्द से दोस्ती न करें और जवानों को सख्ती से ताकीद की गई थी कि वो किसी भी लड़की के इश्क में गिरफ्तार न हो, वरना उनसे टेलीपैथी की सलाहियतें छीनकर एक आम इंसान की तरह ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। देवी को मालूम हो चुका था कि पारस खलाई जोन से वापस आ चुका है। फ्रांसीसी अकाबरीन ने अपने 4 टेलीपैथी जाने वालों के जरिए पारस को यरगमाल बनाने और बाबा साहब के दायरे से खलाई सामान हासिल करने का मंसूबा बनाया था। उस पर अमल भी किया था, फिर नाकाम रहे थे। अब देवी हुकूमत फ्रांस के लिए मजबूत राहें हमवार कर रही थी। उन राहों पर चलकर हुकूमत बाबा साहब के दायरे से खलाई सामान का मुतालबा कर सकती थी। पारस शहनाज के साथ पेरिस में था। ये बात समझ में आ रही थी कि देवी की टेलीपैथी जाने वालों की फ़ौज से पारस ही टकराएगा। देवी भी उसकी मक्कारियों और बदमाशियों को बहुत अच्छी तरह समझती थी। उस जैसे दिल फेंक और आवारा को फांसने के लिए एक निहायत हसीन दोशीज़ा लाजमी थी। डमी वन खूबसूरत थी, लेकिन देवी पारस के हुस्न नज़र को खूब समझती थी। उसने डमी वन से कहा, फ्रांस की 5 हसीन लड़कियों में से जो सबसे ज़्यादा हसीन और होशरुबा है उसे देवी का रोल अदा करने की ट्रेनिंग दो। 12 घंटों के अंदर उसे मेरी तरह होना चाहिए। फ्रांस में आइंदा वही देवी का रोल अदा करेगी और तुम पसे पर्दा रहकर उसकी रहनुमाई करती रहोगी। फिर उसने फ्रांसीसी फ़ौज के आला अफसर के अंदर पहुंचकर कहा, मैंने तुम्हारे मुल्क के अकाबरीन के दिमागों को लॉक कर दिया है। कोई दुश्मन ख्यालख्वानी के जरिए तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। अब तुम एल्पा और ब्रेन आदम से रब्ता करो और उन्हें बताओ कि मैंने तुम्हारे मुल्क और तुम लोगों को क्या से क्या बना डाला है। आला अफसर ने फ़ोन के जरिए रब्ता किया। डमी ब्रेन आदम ने दूसरी तरफ से कहा, हेलो, मैं ब्रेन आदम बोल रहा हूँ। मैं फ्रांसीसी फ़ौज का कमांडर इन चीफ बोल रहा हूँ। मैडम एल्पा को अपने दिमाग में बुलाओ, मैं ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। डमी ने कंप्यूटर के जरिए अल्पा से रब्ता किया। फिर कमांडर से कहा, मैडम एल्पा मेरे दिमाग में मौजूद हैं, आप मेरे ज़रिए गुफ्तगू कर सकती हैं। उसने कहा, मैडम शायद आपको हमारे मंसूबों की कामयाबियों का इल्म हो रहा होगा। हम बाबा साहब के दायरे के मुकाबले में ताकत और सलाहियतों में किसी तरह कम नहीं है। इस वक्त हमारे पास 29 ख्यालख्वानी करने वाले हमारे फ्रांसीसी और अमरीकी जवान मौजूद हैं। एल्पा ने हैरानी और बेयकीनी से पूछा, ये 29 ख्यालख्वानी करने वाले तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? पहले 4 अमरीकी ख्यालख्वानी करने वाले जवान हमारे पास पनाह लेने आए थे। फिर देवी जी ने हमारे फ्रांस के 25 जवानों को निहायत राजदारी से साया बनाकर ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा। इस तरह हमारे मुल्क में ज़बरदस्त टीपी आर्मी बन गई है। ओ गॉड, मैं ये नहीं कहती कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं आ रहा। बहुत अरसा पहले एक देवी जी ने हम सब टेलीपैथी जानने वालों को ताबेदार बना लिया था। अब एक देवी ने तुम्हारे मुल्क को 25 ख्यालख्वानी करने वालों का तोहफा दिया है। तुम्हारे मुल्क को बाबा साहब के दायरे के मुकाबले में मुस्तहकम बना रही है। कैसी अजीब बात है, अभी किसी को यकीन नहीं आएगा। देवी जी ने फ्रांस के तमाम अहम अकाबरीन के दिमागों को लॉक कर दिया है। अब तुम भी हमारे दिमागों में नहीं आ सकोगी। एल्पा ने ख्यालख्वानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में दाखिल होना चाहा, उसने सांस रोक ली। वह फ़ौज के दूसरे आला अफसरान और आला हुक्काम के अंदर भी बारी बारी जाने की कोशिश करती रही और नाकाम होती रही। कमांडर फ़ोन बंद कर चुका था। वह अमरीकी फ़ौज के कमांडर के पास आई, फिर उसे बताने लगी कि जिसे अमेरिका और इसराइल फ्रॉड देवी समझते हैं वो फ्रांस को तकरीबन सुपर पावर बना चुकी है। उसने कहा, वो फ्रांस के जवानों को तुम्हारी ट्रांसफार्मर मशीन से साया बनाकर गुजार चुकी है। फिलवक्त फ्रांस में 29 ख्यालख्वानी करने वालों की एक फ़ौज बन गई है। कमांडर ने कहा, ताजुब है, उसने इतने बड़े पैमाने पर हमारी मशीन को इस्तेमाल किया और हमें खबर न हुई। देवी ने हुकूमत फ्रांस के तमाम अकाबरीन के दिमागों को लॉक कर दिया है। मैं कितने ही अहम अकाबरीन के दिमागों में जाने की नाकाम कोशिशें कर चुकी हूँ। फिर तो वाकई फ्रांस नाकाबिल तस्कीर हो रहा है। मैं हुकूमत फ्रांस से एहतजाज करूँगा कि उसने हमें फ़रेब देकर हमारी मशीन क्यों इस्तेमाल की। ये सफारती ताल्लुकात के ख़िलाफ़ है। एहतजाज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आइंदा इस मशीन को ज़मीन की तह में भी छुपा दिया जाए, तब भी देवी अपने लोगों को साया बनाकर इस मशीन से फ़ायदे हासिल करती रहेगी। वाकई ये बड़ी तशवीश की बात है। जिस देवी से हमारी दोस्ती है उसने पिछले 2 दिन से रब्ता नहीं किया है। हमारे पास उसे रब्ता करने का कोई ज़रिया नहीं है। उसे ये बताना ज़रूरी है कि दूसरी देवी फ्रांस को किस तरह सुपर पावर बना रही है। फ़ोन की घंटी बजने लगी। कमांडर ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए पूछा, हेलो, क्या बात है? सर, देवी जी मेरे दिमाग में आपसे बात करना चाहती हैं। कमांडर ने कहा, मैडम एल्पा मेरे एक मातहत के दिमाग में रहकर गुफ्तगू कर रही हैं।
ये मातियत अभी फ़ोन पर अपनी आवाज़ सुना रहे, देवी जी उसके अंदर बोल सकती हैं। उसने रिसीवर मातियत को दिया। मातियत ने उसे मुंह के सामने लाकर अपनी आवाज़ सुनाई। देवी ने उसके अंदर आकर कहा, थैंक यू कमांडर, तुमने दूसरी देवी के मुकाबले में मेरी दोस्ती की कदर ना की, इसके बावजूद मुझसे बात कर रहे हो। और ये भी अच्छी बात है कि अल्पा भी मौजूद है। उसने बताया होगा कि मैं हुकूमत फ़्रांस से दोस्ती की एक नई मिसाल कायम कर रही हूँ। हाँ, इस सिलसिले में अभी मैडम अल्पा से बातें हो रही थी। तुमने हुकूमत फ़्रांस से दोस्ती निभाने के लिए हमसे धोखा किया है। हमारी इजाज़त के बगैर तुमने हमारी ट्रांसफार्मर मशीन इस्तेमाल किया। जब कोई चीज़ इजाज़त के बगैर मिल जाए तो उसके लिए इजाज़त हासिल करना सरासर हमाकत है। तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? किसी की चीज़ छीनकर दूसरे को दी जाए तो क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा? अगर तुम इसे नेकी समझ लो तो गुस्सा नहीं आएगा। ये समझ लो कि हुकूमत फ़्रांस कमज़ोर थी, उसे खून की ज़रूरत थी। तुम्हारे खून का ग्रुप उससे मिल गया, इसलिए तुम्हारा खून उसे दे दिया गया। सोचो कि तुमने कितनी बड़ी नेकी की है। तुम ऐसी बातों से मुझे और गुस्सा दिला रही हो। जिस देवी को दोस्त बनाया उससे कहो वो मुझसे इंतकाम लेकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर दे। उसने ट्रांसफार्मर मशीन को मुझसे छीन कर तुम्हारे हवाले किया और तुम खुश हो गए। अब उससे पूछो कि वो मशीन उसने तुम्हें दे दी है तो उसे मैं किस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, और ऐसा कर रही हूँ तो क्या वो मुझे रोक सकती है? तुम दो देवियाँ आपस में लड़ रही हो और हमें नुकसान पहुँचा रही हो। हमारी लड़ाई किसी मुल्क में भी हो सकती है। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारे मुल्क में हो रही है। अपनी देवी से कहो जिस तरह मैंने फ्रांस के अकाबरीन के खिलाफ फौलादी दीवार खड़ी की है, कोई टेलीपैथी जाने वाला मुखालिफ उन्हें और उनके मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसी तरह तुम्हारी देवी भी तुम्हारे मुल्क के अकाबरीन और मशीन वगैरह के अतराफ फौलादी दीवार खड़ी करे। अगर वो ऐसा ना कर सके, तुम सबको तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके, तो फिर वह देवी कैसी है? वो तुम्हारा सर सहलाती रहेगी और मैं मशीन से फ़ायदा उठाती रहूँगी। एल्पा ने कहा, देवी जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी इसराइल और अमेरिका से दोस्ती का मुआहदा करो और दूसरी देवी के साथ हमारी पॉलिसी दूसरी होगी और तुम्हारे साथ कुछ और पॉलिसी होगी? एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। पहले अपनी देवी से कहो मैंने फ्रांस जैसी दोस्ती की मिसाल कायम की है, वैसी ही मिसाल वो तुम्हारे मुल्क के साथ पेश करे। जब वो तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर देगी तो मैं कमांडर के उसी मातियत के दिमाग में आकर और डमी ब्रेन आदम के दिमाग में आकर बारी बारी तुमसे और एल्पा से बातें करूंगी। बस अब मैं जा रही हूँ। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। जब से उसके बेडरूम से फ्लाइंग कैप्सूल वाला फार्मूला चोरी हुआ था तब से उसने अपनी वो महल नुमा कोठी छोड़ दी थी। यह अंदेशा लगा रहता था कि कोई उसकी रिहाइशगाह तक पहुंच गया। वो हस्ती जो भी है उसकी दुश्मन है, उसे छुप कर देख रही है। वो जगह बदल बदल कर रहने लगी थी। इस तरह ये मालूम करना चाहती थी कि कौन उसके पीछे पड़ गया। यूं जगह बदलने और कभी कभी साया बनकर लोगों के अंदर समा के हर तरफ देखने के बाद यकीन हो गया कि अब कोई उसके ताक़ुब में नहीं है। इस यकीन के बाद उसने हुलिया बदल लिया। मौजूदा हुलिये में कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वैसे पहचान लिए जाने का डर इसलिए ज़्यादा नहीं था कि दाढ़ में एक गोली दबी रहती थी जो चश्मे ज़दन में किसी भी दुश्मन से उसे दूर कर सकती थी। इन गैर मामूली गोलियों ने उसे तमाम अंदेशों से बचा लिया था। वो आज़ादी से सरेआम कहीं भी खुली फिजा में ज़िंदगी गुजारने लगी थी। अब ज़मीन की तह में छुप कर रहने वाला वक्त गुजर चुका था। वो पिछली बार बोटिंग नहीं कर सकी थी। उससे सिख लड़के दिलजीत सिंह के पानी में डूबने के बाद उसका दिल भारी हो गया। वो आज़ादी के मुजस्मे तक जाने से पहले ही वापस आ गई। इस बार वो बोट मेसन में आई। उस रोज़ बोटिंग करने वाले शायकीन की काफ़ी भीड़ थी। काउंटर से बोट का नंबर मिल रहा था और कहा जा रहा था कि जब कोई बोट समुंदर से वापस आएगी तब वो बोटिंग कर सकेगी। वो बोट की वापसी का इंतज़ार करने के लिए ओपन रेस्तोरां में आ गई। क्लब, रेस्तोरां और तफरीही मुकामात ऐसे होते हैं जहाँ ऐसी हस्तियों से सामना हो जाता है जो तलाश के बावजूद किसी दूसरी जगह नहीं मिलती। वो जिस मेज़ पर आकर बैठी ठीक उसी के पीछे क्रिस्टाइन और डिक्रोसो बैठे हुए थे। वो दोनों मेज़ पर झुके हुए थे और धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। देवी जहाँ जाती थी वहाँ एहतियातन लोगों को ताड़ने वाली नज़रों से देखती और उनसे ज़रा दूर होने के बावजूद आत्मशक्ति की कुव्वत समात के ज़रिए उनकी बातें सुनती थी। यूं भी उसे तरह तरह की दिलचस्प बातें सुनने में मज़ा आता था। इस वक्त क्रिस्टाइन और क्रिस्टी कह रही थी, माय डियर क्रोसो, हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्रोसो ने कहा, क्या तुम ज़िंदगी में कुछ बनना और तरक्की करना नहीं चाहती हो? शादी के बाद बच्चों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर तुम बड़े बड़े कारनामे अंजाम नहीं दे सकोगी। मेरे लिए तुम्हारे बच्चों की माँ बनना बहुत बड़ा कारनामा होगा। सिर्फ शादी करना और बच्चे पैदा करना था तो तुमने टेलीपैथी क्यों सीखी? इस बात पर देवी के कान खड़े हो गए। वो पूरी तवज्जो से उनकी बातें सुनने लगी। क्रिस्टी कह रही थी, तुम ख्वामख्वाह बच्चों को बोझ समझ रहे हो। मैं माँ बनकर भी टेलीपैथी के जरिए बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करूंगी। मोहतरमा आमना फरहाद और मैडम सोनिया बच्चों की माएँ बनने के बाद भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रही हैं, फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकूंगी? देवी का दिल धड़कने लगा। आमना फरहाद और सोनिया के हवाले से जाहिर हो रहा था कि वह गुफ्तगू करने वाले बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखते हैं। डिक्रोसो कह रहा था, तुम जिन हस्तियों का हवाला दे रही हो उनकी सलाहियतों के आगे तुम ज़र्रे के बराबर भी नहीं हो। क्रिस्टी ने पूछा, क्या तुम मेरी सलाहियतों की तारीफ़ नहीं करोगे? क्या देवी शितारा कोई मामूली हस्ती है?
अपने दिल पर हाथ रखकर कहो मैंने कितनी कामयाबी से देवी का रोल अदा किया था। देवी सीतारा के कानों में जैसे रस घुल गया। वो खुशी से लरजने लगी। फ्रॉड देवी बनने वाली बदतरीन दुश्मन की आवाज़ कानों तक पहुंच गई थी। अब वो उसे देखना चाहती थी। पीछे घूमकर देखना दानिशमंदी ना होती। उसने परस से एक बेबी मिरर निकाला, फिर मेकअप दुरुस्त करने के बहाने उसी आईने में उसे साफ तौर से देखने लगी। उसके साथी की सिर्फ पुश्त दिखाई दे रही थी। क्रिस्टी अपने चेहरे से और अंदाजे गुफ्तगू से खालिस अमरीकी लग रही थी। देवी सोच रही थी, इस फ्रॉड देवी के पास साया बनाने वाली गोलियां, अगर इसका ताल्लुक वाकई बाबा साहब के दायरे से है तो आत्मशक्ति के जरिए आने वाली सोच की लहरों के खिलाफ इसके दिमाग को लॉक किया गया होगा, और जब आत्मशक्ति के खिलाफ अमल किया गया होगा तो फिर वह साया बनकर भी इस फ्रॉड देवी के अंदर जाएगी तो वो उसे महसूस कर लेगी। वो बड़ी बेचैनी से सोचने लगी, क्या करे, कुछ तो करना ही होगा। वो उस मेज से उठकर चली गई तो पता नहीं उसका ताकुब किया जा सकेगा या नहीं। एक ख्याल आया, जहाँ कारें पार्क की गई हैं वहाँ जाकर इंतज़ार करे। वह फ्रॉड अपने साथी के साथ जिस कार में बैठेगी वो उसी कार की पिछली सीट पर बैठकर उसकी रिहाइशगाह तक पहुंच जाएगी। उसने यही किया। अपनी मेज़ पर से उठकर कार पार्किंग एरिया के पास आकर इस तरह खड़ी हुई कि वहाँ से वो फ्रॉड देवी भी उसे नजर आती रही। मोहब्बत करने वाले जहाँ बैठ जाते हैं वहीं एक दूसरे की कुर्बत में खो जाते हैं। वो दोनों जज्बों में डूबकर गुफ्तगू कर रहे थे और देवी बोर हो रही थी। उन्होंने वेटर को बुलाकर कुछ ऑर्डर दिया। इसका मतलब था वो और देर तक बैठे रहेंगे। देवी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो वेटर की आवाज़ सुनने के बाद उसके दिमाग में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रूट जूस से भरे हुए 2 गिलास ट्रे में रख के लिए जा रहा था। जब उनके करीब पहुंचा तो देवी ने उसके पैरों में लग्जिश पैदा की। वह संभलते संभलते भी मेज़ के पास ऐसे गिरा कि सारा फ्रूट जूस क्रिस्टी के लिबास पर आ गिरा। वो गुस्से से चीखती हुई खड़ी हो गई। यू नॉनसेंस! उसने मारने के लिए हाथ उठाया। डी क्रॉसन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, प्लीज़ गुस्सा थूक दो। वो अपने कपड़े झटकते हुए बोली, सारी तफरीह चौपट हो गई, लिबास बदलने के लिए अपार्टमेंट जाना होगा। डी क्रॉसन ने वेटर को बिल की रकम देते हुए कहा, कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है, बेहतर है कि तुम तनहा जाओ, मैं हरारे से मिलने जा रहा हूँ, आओ चलें। वो पार्किंग एरिया की तरफ आने लगे। देवी ने 2 कारों के करीब जाकर उनके दरमियान छुपकर गोली को निगल लिया। क्रिस्टी का मूड बिगड़ा हुआ था। उसने स्टीयरिंग पर बैठकर दरवाजे को जोर से बंद किया। डी क्रॉसन ने कहा, गुस्सा कार पर ना उतारो, मूड ठीक रखो वरना कोई हादसा पेश आ सकता है। देवी का साया खिड़की के पिछली सीट पर आ गया। क्रिस्टी ने कार स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ाकर ड्राइव करती हुई मेन रोड पर आ गई। ऐसे वक्त डमी 1 ने देवी के दिमाग में आकर उसे मुखातिब किया। देवी ने कहा, वापस जाओ, मैं आ रही हूँ। डमी 1 अपनी जगह वापस आ गई। देवी ने उसके दिमाग में आकर पूछा, क्या बात है, खैरियत तो है? कुछ ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है। आपकी डमी 2 कल्पना भारती किसी खूबसूरत जुबान के इश्क में गिरफ्तार हो गई है। आपके हुक्म के मुताबिक तमाम मातियतों के अलावा कल्पना भारती के दिमाग में भी चोरी छुपे जाती रहती हूँ। अभी मैं उसके अंदर गई थी। वो अपने बेडरूम में हुस्न इश्क की दास्तान के रंगीन बाब से गुजर रही थी। वह जवान कौन है? मैंने उस जवान के भी चोर ख्यालात पढ़े हैं। उसका नाम कबीर भारती है। वह मुलाजमत के लिए दिल्ली आया था। कल्पना भारती से उसकी मुलाकात बड़े ही ड्रामाई अंदाज में हुई। फिर ये मुलाकात बेडरूम के इश्क में बदल गई। डमी 1 तफसील से बताने लगी कि गवर्नर हाउस की एक तकरीब में किस तरह कल्पना भारती को अगवा किया गया और कबीर भारती ने किस तरह उसकी इज्जत बचाई। देवी की सबसे काबिल एतमाद हस्ती डमी 1 थी, इसलिए कल्पना भारती पर तनवीमी अमल के दौरान उसके ज़हन में ये बात नक्श कर दी गई थी कि वो कभी डमी 1 की सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगी। यही वजह थी कि कल्पना भारती इस बात से बेखबर रही कि उसकी ख्वाबगाह की खुफिया और ज़ाती बातें देवी तक पहुंच गई हैं। देवी ने पूरी रिपोर्ट सुनकर कहा, तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक कबीर भारती साजिशी ज़हन रखने वाला जवान नहीं है, वो बेज़रर है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बावजूद मेरी किसी डमी को किसी मर्द के करीब भी नहीं जाना चाहिए। तुम दोनों से पहले जो मेरी डमी थी वो पारस के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। उसने पारस के इशारों पर चलकर मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया, लिहाजा कल्पना भारती से उस जवान को दूर कर दिया जाएगा। मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, फुर्सत मिलते ही भारती के पास जाऊँगी। वो दिमागी तौर पर वापस कार की पिछली सीट पर आ गई। क्रिस्टी ने अपने ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट के सामने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से निकलकर अपार्टमेंट के दरवाजे के पास आई, उसे एक चाबी से खोला, फिर बड़ी बेखबरी में देवी के साय के साथ अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर दिया। फिर वो अलमारी के पास आई, उसमें से एक जोड़ा पहनने के लिए निकाला। शायद वो गुस्ल करने के बाद लिबास बदलने वाली थी और जैसा लिबास वो पहनने वाली थी उसे जाहिर हो रहा था कि फिर बाहर जाएगी। देवी ने अब उससे मुकाबला करने की ठान ली। सोचा कि अगर वो उसे अपने अंदर महसूस करेगी तो फौरन किसी चीज़ से जख्मी कर देगी, फिर वो सांस नहीं रोक सकेगी। उसका साया क्रिस्टी के अंदर समा गया। देवी ने चंद लम्हों तक इंतजार किया। उसे हैरानी हुई, क्रिस्टी ने उसके साये को अपने अंदर महसूस नहीं किया। इससे यह साबित हुआ कि बाबा साहब के दायरे से उसका ताल्लुक नहीं है। उसके दिमाग और जिस्म को रूहानी टेलीपैथी के जरिए हसास नहीं बनाया गया है। हकीकत यह है कि रूहानी टेलीपैथी के जरिए प्रभा, माइक हरारे और डी क्रॉसो वगैरह के दिमागों में
ये बात नक्श की गई थी कि उनके चोर ख्यालात से भी ये जाहिर नहीं होगा कि उनका ताल्लुक बाबा साहब के इदारे या उस इदारे के किसी फ़र्द से है। देवी बड़ी आसानी से ख्याल ख्वानी के जरिए क्रिस्टी के दिमाग में पहुंच गई। उसे बड़ी झुंझलाहट सी हुई कि ख्वामखा बोर्ड बेसन से इस अपार्टमेंट तक अपना वक्त ज़ाया किया। वो बहुत पहले इसके चोर ख्यालात पढ़ सकती थी। बहरहाल वो इत्मीनान से पढ़ने लगी। उसकी सोच कह रही थी कि उसका नाम क्रिस्टाइन और क्रिस्टी और वो डी क्रॉसो से बहुत मोहब्बत करती है। देवी की सोच ने पूछा, ये डी क्रॉसो कौन है? डी क्रॉसो प्रभा रानी और माइक हरारे का साथी है। इन तीनों ने टेलीपैथी जानने वालों की एक टीम बनाई है। रमीरेज, टेरी टेलर और उनके मातहत ख्याल ख्वानी करने वालों को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। मैं भी उन ताबेदारों में से एक हूँ। तुम नकली देवी बनकर असली देवी शीतारा की मुखालफत क्यों कर रही हो? मैं किसी असली देवी को नहीं जानती। दरअसल प्रभा रानी देवी बनकर अमेरिका और इसराइल को असली देवी का दुश्मन बना रही है। उसने एक बार मुझे देवी का रोल अदा करने के लिए कहा, मुझे इस काम की ट्रेनिंग दी, फिर मैंने बड़ी कामयाबी से वो रोल अदा किया था। वो देवी बनने वाली प्रभा रानी कहाँ है? इसी न्यूयॉर्क शहर में है। वो माइक हरारे की बीवी है। डी क्रॉसो उन्हीं से मिलने गया है। क्या वो तीनों योगा के माहिर हैं? हाँ, वो कई मिनट तक सांस रोक लेते हैं। क्या उनका ताल्लुक बाबा साहब के इदारे से है? किसी इदारे से उनका ताल्लुक नहीं है। वो तीनों आपस में बड़े गहरे दोस्त हैं और हमेशा अहम मामलात में एक दूसरे से मशवरे लेते रहते हैं। क्रिस्टी बिस्तर पर आकर लेट गई। देवी ने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे थपक थपक कर सुला दिया और फिर तनवीमी अमल के जरिए उसे अपनी ताबेदार बनाने लगी। उसके जहन में ये बात नक्श कर दी कि वह तनवीमी नींद पूरी करने के बाद असली देवी के तनवीमी अमल को भूल जाएगी। डी क्रॉसो की महबूबा और प्रभा वगैरह की दोस्त और वफादार बनकर रहेगी, लेकिन हकीकतन असली देवी की मामूला और ताबेदार रहेगी। वो उसे तनवीमी नींद सुलाकर उसके अपार्टमेंट से बाहर चली गई। आइंदा वो क्रिस्टी के जरिए प्रभा और माइक हरारे के अंदरूनी राज रफ्ता रफ्ता मालूम कर सकती थी। उनकी तमाम कमजोरियों से वाकिफ होने के बाद वो उसे देवी बनने का इंतकाम ले सकती थी। उसने आर्जी तौर पर समुंदर के साहिल पर एक कॉटेज किराए पर लिया। वो चंद रोज़ वहाँ गुजारकर हिंदुस्तान जाना चाहती थी। वो कॉटेज में आकर थोड़ी देर तक बिस्तर पर लेटी रही, फिर अपनी डमी टू कल्पना भारती के दिमाग में पहुंच गई। वो अपने हमसफरे शब के साथ बिस्तर पर गहरी नींद में थी। सुबह हो रही थी और वो दोनों थकन से चूर थे। उसने भारती के ख्वाबीदा दिमाग से पूछा, क्या तुम मुझे ख्वाब में देख रही हो? जी हाँ देवी जी, मैं देख रही हूँ। जब मैं तुम्हारे ख्वाबों ख्याल में रहती हूँ तो तुम्हारे दिलो दिमाग में भी रहती हूँ। फिर ये अजनबी नौजवान तुम्हारे जिस्म के किस हिस्से में आया है? दिल में या दिमाग में? ख्वाब में या ख्याल में? तुमने मुझे कहाँ से हटाकर इसे जगह दी है? नहीं देवी जी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं इस जवान कबीर भारती से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपसे मोहब्बत भी है और अकीदत भी। मैं तमाम उम्र आपकी खिदमत करती रहूँगी, जबकि कबीर भारती की मोहब्बत मेरी जवानी का तकाजा है। ये तकाजा पूरा करने के लिए मुझसे इजाज़त हासिल करना चाहिए थी, मगर तुम्हारी जवानी दीवानी हो गई थी। ऐसी दीवानगी औरत को रफ्ता रफ्ता गैर शऊरी तौर पर अपने से दूर और किसी बेगाने से इतना करीब कर देती है कि वो अपने तमाम फ़राइज़ भूल जाती है। बहुत अरसा पहले मेरी एक डमी ने पारस से दिल लगाया और उस जवान से सहरज़दा होकर मुझे नुकसान पहुंचाने लगी। मैं नहीं चाहती कि आइंदा मेरी कोई डमी मुझे नुकसान पहुंचाए। देवी जी, आप मेरे चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकती हैं कि मैं आप पर जान कुर्बान करने वाली एक दासी हूँ। जिस डमी ने मुझसे गद्दारी की थी वो भी मुझ पर जान देती थी, लेकिन जज्बात बदलते हैं तो चोर ख्यालात भी बदल जाती हैं। इसलिए मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़कर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। सीधी सी बात है, इस पर तुम्हारा दिल आया, तुमने दिल के अरमान पूरे कर लिए, अब इसे यहाँ से रुखसत कर दो। मेरे तजुर्बात कहते हैं ये दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा तो मेरे लिए दानिस्ता या नादानिस्ता मुसाब लेकर आएगा। देवी जी, आप हिंदुस्तानी औरत की शर्म को अच्छी तरह समझती हैं। मेरी ज़िंदगी में कबीर भारती के सिवा कोई दूसरा नहीं आएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी मौजूदगी में अब इस पर तनवीम में अमल करूं, इसे हमेशा के लिए अपना ताबेदार बना लूं? इसके बाद कोई दुश्मन इसे ट्रैप करना चाहेगा तो मुझे ये खुद ही अपने बदलते हुए हालात बता देगा। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी मौजूदा और आइंदा खिदमत के सिलसिले में इस जवान को इनाम के तौर पर मुझे दे दें। आज मैंने फ्रॉड देवी की असलियत को समझ लिया है और उसे इबरतनाक मौत की आगोश में पहुंचाने की राह का तयन कर लिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये जवान तुम्हें इनाम के तौर पर दे रही हूँ। तुम अभी इस पर तनवीमी अमल करो, मैं भी इसके अंदर मौजूद रहूँगी। कल्पना भारती नींद से बेदार हो गई, बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके पास कबीर गहरी नींद में था। वो देवी के साथ उसके अंदर पहुंचकर उस पर तनवीमी अमल करने लगी। देवी खामोशी से उस पर होने वाले अमल को देखती रही। जब कल्पना भारती ने अमल मुकम्मल कर लिया तो देवी ने कहा, भारती, तुमने हर पहलू से तनवीमी अमल के जरिए से जकड़ लिया है। मैं मुतमईन हूँ, अब तुम इत्मीनान से सो सकती हो। वो दोबारा कबीर भारती के पास लेट गई। देवी ने उसे चंद सेकंड में सुला दिया। फिर कबीर भारती के दिमाग में आकर बोली, अभी तुमने तनवीमी नींद की इब्तदा की है, लिहाजा नींद से वापस आओ। मैं तुम्हारी कल्पना भारती बोल रही हूँ।
वो अभी तक मामूल बना हुआ था। सैरज़दा सी सोच में बोला, मैं नींद में तो नहीं हूँ, तुम्हारी सोच की लहरों को सुन रहा हूँ। तुम मेरे मामूल हो, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि मेरे ताबेदार की हैसियत से हमेशा ताबेदार ही रहो, मेरे बराबर कभी मेरे बिस्तर पर ना हो। क्या मेरे हुक्म की तामील करोगे? मैं ताबेदार हूँ, तामील करूँगा। तुम तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद मुझसे बेजार होगे, मेरे करीब आने से इनकार करोगे, मेरी तौहीन करोगे और मुझे छोड़कर कहीं दूर चले जाओगे। क्या इन अहकामात की तामील करोगे? मैं ताबेदार हूँ, तामील करूँगा। देवी ने उसे तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया। फिर उसके दिमाग से चली आई। अली ने समझ लिया कि अब देवी और कल्पना भारती उसके अंदर नहीं है। अगरचे देवी ने कल्पना भारती की सोच और लहजे में वो आखिरी अहकामात सादिर किए थे, ताहम उसके दिमाग में रूहानी अमल के जो असरात थे उनके जरिए उसने कल्पना भारती और देवी के फ़र्क को समझ लिया था। उसने आंखें खोलकर अपने पहलू में हुस्न तमाम को देखा। हुस्न ख्वाबीदा हो तो उसे देखने वाला और नदीदा हो जाता है, लेकिन अब वो उसे हाथ नहीं लगा सकता था। देवी ने उस पर जो अमल किया था उसके मुताबिक उसे भी अपने तौर पर ड्रामा प्ले करना था। वो अपने दिमाग को यह हदायत देकर सो गया कि 2 घंटे बाद आंख खुल जाए। कल्पना भारती 2 घंटे से पहले ही बेदार हो गई। वो आंखें खोलकर बड़े प्यार से कबीर को देखने लगी। देवी ने मेहरबानी की थी उसे कबीर के साथ जिंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी थी। वो बहुत खुश थी। उसने कबीर की गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे पर अपना चेहरा रखा। अली की आंख खुल गई। अब उसे वही करना था जो देवी चाहती थी। उसने नागवारी से कहा, यह क्या हरकत है? औरत हरकत करे तो बरकत होती है, इसे मोहब्बत कहती हैं। इसे मोहब्बत नहीं, बकवास कहती हैं। कितनी गहरी नींद में था। सॉरी कबीर, मैंने तुम्हें गहरी नींद से जगाया। आओ मेरे सीने पर सर रखो, मैं तुम्हें सुला दूंगी। वो उसे परे हटाकर उठ बैठा। जमाही लेकर बोला, क्या खाक सुलाओगी? एक बार नींद उड़ा दी जाए तो फिर वो दोबारा नहीं सो पाता। वो उसे परे हटाकर उठ बैठा। जमाही लेकर बोला, क्या खाक सुलाओगी? एक बार नींद उड़ा दी जाए तो फिर मैं दोबारा सो नहीं पाता। मुझे नहीं मालूम था कि प्यार से भी नींद में मुदाखलत की जाए तो तुम्हारा मूड बिगड़ जाता है। वो प्यार से मनाने के अंदाज में उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, प्लीज़ मूड ठीक कर लो। वो बिस्तर से उतरकर एक सोफे पर बैठ गया। वो बोली, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि औरत एक ही रात में अपने मर्द के मजाज को पूरी तरह समझ नहीं पाती। अच्छा ठीक है, तुम मेरा मजाज समझती रहो, मुझे तो जाना है। कहाँ जाओगे? जहाँ मेरा क़याम है, मेरा सामान है। मैं गुस्ल करके लिबास तब्दील करूँगा। तुम अपने लिबास का नाप बताओ। तुम्हारा मुकम्मल ड्रेस अभी आधे घंटे में आ जाएगा। यहीं गुस्ल करो और लिबास तब्दील करो। चलो मैं तुम्हें गुस्ल कराऊँ। मैं बच्चा नहीं हूँ और तुम अम्मा नहीं हो कि मुझे गुस्ल कराओ। क्या हो गया है तुम्हें? क्या 2 प्यार करने वाले एक साथ गुस्ल नहीं करते हैं? बेहयाई की बातें ना करो। शादी से पहले 2 जवान जिस्मों को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। पता नहीं मुझसे ये एक गलती कैसे हो गई। हमने बड़े ही प्यार भरे जज्बों से रात गुजारी है और तुम इसे गलती कह रहे हो। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे एक ही रात में बेजार हो गए हो और मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। हाँ यही समझो, मैं जा रहा हूँ। जवानी सता रही है तो किसी दूसरे से यारी कर लो। वो पलट कर जाने लगा। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिमाग में पहुँच कर बोली, मेरी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि तुम खिलौने की तरह खेल कर चले जाओ। अब तुम्हारे दिमाग में होने वाले जल्जले बताएंगे कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये कहते उसने दिमाग में जल्जले के झटके पैदा किए। कबीर भारती एक चीख मारकर फर्श पर गिरा और तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा, लेकिन रूहानी अमल के असर से अली महफूज था। कल्पना भारती फातिहाना अंदाज से उसे तड़पता हुआ देख रही थी। जब उसकी तकलीफ कम होने लगी तो उसने हुक्म दिया, चलो उठो और बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। वो कराहते हुए उठकर खड़ा हो गया। डगमगाते हुए बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। वो उसके दिमाग में थी। कबीर उसकी सोच के मुताबिक चारों शाने चित लेट गया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। कल्पना भारती ने पहले उसे गहरी नींद सुलाया, फिर अपना मामूल बनाकर बोली, अब तुम मेरे अमल के ज़रिए असर हो, तुम मेरे हर सवाल का सही जवाब दोगे। उसने सैरज़दा होकर कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का सही जवाब दूंगा। तुम एक रात पहले मेरे दीवाने थे, फिर ये रात गुजारने के बाद तुम्हारा रवैया क्यों बदल गया? मुझसे क्यों बेजार हो गए हो? तुमने मुझे ताबेदार बनाकर हुक्म दिया था कि मैं तुमसे बेजार हो जाऊं और तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। झूठ मत बोलो, मैंने तुम पर अपने खिलाफ कोई अमल नहीं किया था। तुम्हें ताबेदार नहीं बनाया था। कोई मामूल अपने आमिल से झूठ नहीं बोलता। मैं हुक्म देती हूँ, सच बोलो। मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने कहा था मैं तनवीमी नींद पूरी करने के बाद तुम्हारे तनवीमी अमल को भूल जाऊँ, लिहाजा मैं सुबह जागने के बाद तुम्हारे अमल को भूल गया। अब तुम दोबारा अमल कर रही हो तो मुझे पहला तनवीमी अमल याद आ रहा है। मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन तनवीमी अमल से बेदार होकर तुम्हारे हुक्म के मुताबिक फिर तुमसे बेजार होकर तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। मैं कह चुकी हूँ कि पहले तनवीमी अमल के दौरान मैंने तुम्हें बेजार होने और छोड़कर जाने का हुक्म नहीं दिया था। सोचो और बताओ कि मैंने कब ऐसा हुक्म दिया था। तुमने तनवीमी अमल के बाद तनवीमी नींद सोने का हुक्म दिया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही तुमने फिर अपने पिछले अमल को जारी रखते हुए मुझे अपने खिलाफ हुक्म दिया था। वो सोच में पड़ गई। उसने ऐसा नहीं किया था जैसा वो कह रहा था।
उसे शुबा हुआ कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। एक ही ख्याल आने लगा कि उसके तनवीम अमल के बाद किसी दूसरे ने भी उसकी आवाज़ और लहजे में कल्पना भारती बनकर ऐसा किया है, और ऐसा कौन कर सकता है। सिर्फ देवी को मालूम था कि इस वक्त कबीर पर अमल किया जा रहा है। देवी ने तो मुझ पर मेहरबानी की थी, लिहाजा वो मेरे खिलाफ अमल नहीं करेगी। हाँ, वो डमी वन मेरे अंदर आती रहती है। उसके रवैये से पता चलता है कि वो मुझसे हसद करती है, वही आई होगी। और उसने मेरे महबूब को तनवीम अमल के ज़रिए मुझसे बेजार होने और मुझे छोड़कर जाने के लिए कहा होगा। उसने कबीर को हुक्म दिया कि वो तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद उससे ना बेजार होगा और ना ही उसे छोड़कर जाएगा। आइंदा वो पहले की तरह उससे दीवानों की तरह मोहब्बत करेगा। वो उसे तनवीमी नींद के लिए छोड़कर बेचैनी से टहलने लगी। उसे डमी वन पर गुस्सा आ रहा था। वो देवी से उसकी शिकायत करने वाली थी। फिर उसने सोचा देवी से शिकायत करेगी तो डमी वन फिर उसके खिलाफ अमल करके कबीर के अंदर पहुंच जाएगी। वो देवी के पास नहीं गई, लेकिन देवी ने दूसरी बार आकर उसके ख्यालात पढ़कर मालूम किया कि वो कबीर को कल्पना से बदजन करने में नाकाम रही है और कल्पना इस सिलसिले में डमी वन पर शुबा कर रही है। देवी चाहती तो फिर कबीर पर कल्पना के खिलाफ अमल कर सकती थी, लेकिन उसके दिमाग ने समझाया कि यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। वो अगर चाहती है कि उसकी डमी कबीर से मुतासिर ना रहे तो कबीर को इस दुनिया से ही उठा देना चाहिए। वो न्यूयॉर्क के अजायब घर के गार्डन में बैठी हुई थी। उसे इत्मीनान था कि जब चाहेगी कबीर को चुटकी में मसल देगी। उसने कबीर को जिंदा रखने के लिए चंद घंटों तक छोड़ दिया, क्योंकि वो फ्रॉड देवी प्रभा पर तवज्जो दे रही थी। अपनी मामूला क्रिस्टी के जरिए उसके बारे में ही मालूमात हासिल करती जा रही थी। अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में भी बेरोज़गारी है। न्यूयॉर्क में और खुसूसन चाइना टाउन में बेरोज़गार आवारा नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। यह नौजवान नशा करने और अपनी दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अक्सर वारदात करते हैं। ऐसे एक जवान ने देवी को गार्डन में देखा। उसके पास एक परस था। परस में यकीनन डॉलर होंगे। वो टहलता हुआ करीब आया, फिर यकबारगी उसके हाथ से परस छीनकर भागने लगा। देवी को रकम की परवाह नहीं थी, लेकिन परस के अंदर गैर मामूली गोलियों से भरी हुई डिब्बियाँ थी। वो परेशान होकर उसके पीछे दौड़ने लगी। अगर उसकी आवाज़ सुन लेती तो दौड़ना ना पड़ता। उसके दिमाग में पहुंचकर उस जवान को अपने पास बुला लेती। जिंदगी में शायद पहली बार उसे किसी के पीछे दौड़ना पड़ा। गार्डन की घास पर आला बीबी बैठी हुई थी। उसने अपने सामने से दौड़कर गुजरने वाले के सामने अपनी एक टांग बढ़ा दी। वो एकदम से उलझकर औंधे मुंह गिर पड़ा। आला बीबी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची, फिर एक झटके से परस को छीन लिया। वो घास पर से उठकर फिर परस छीनना चाहता था। अचानक उसकी पेशानी पर एक पत्थर आकर लगा। कुछ लोग दौड़ते आ रहे थे। वह जख्मी पेशानी पर हाथ रखकर कराहता हुआ वहां से भागता चला गया। देवी ने आला बीबी को देखा तो शदीद हैरानी से देखती रह गई। वो सिख लड़का जो उसकी बोट से छलांग लगाकर समुंदर में डूब गया था और उसकी आंखों के सामने डूबकर फिर नहीं उभरा था, वो जिंदा नजर आ रहा था। देवी को तो उसकी मौत का यकीन हो चुका था, और यकीन होना भी चाहिए था, क्योंकि वह डूबने के बाद देर तक नजर नहीं आया था। वो तेजी से उसके करीब आकर घास पर बैठ गई, फिर बोली, तुम दिलजीत, तुम जिंदा हो? आला बीबी हैरानी से बोली, दिलजीत, क्या तुम मेरे भाई को जानती हो? प्लीज बताओ ना वो कहाँ है। वो ताजुब से बोली, तुम दिलजीत नहीं हो, उसके भाई हो? बाई गॉड, बिल्कुल वैसे लग रहे हो। मैं उसका जुड़वा भाई हूँ। हमें तो हमारी पैदा करने वाली माँ भी पहचान नहीं पाती। तुम बाद में हैरान होती रहना, पहले ये बताओ तुम अभी क्या कह रही थी? हाँ, तुम कह रही थी दिलजीत तुम जिंदा हो, क्या तुमने उसे मुर्दा देखा था? वो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं तो मैंने उसे मुर्दा नहीं देखा था। फिर तुमने क्यों पूछा कि वो जिंदा है या नहीं? तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। सच बताओ, तुमने उसे कहाँ मुर्दा देखा था? तुम तो पीछे पड़ गए हो। कह जो दिया कि मैंने उसे एक बार देखा था, उसने अपना नाम दिलजीत बताया था। तुम फिर झूठ बोल रही हो। वो अपना नाम दिलजीत कैसे बता सकता था? दिलजीत तो मेरा नाम है। क्या तुम दिलजीत हो? मगर वो तो कह रहा था कि हाँ हाँ कह रहा होगा। कभी वो मेरा नाम अपना लेता है, कभी मैं उसका नाम चुरा लेता हूँ, फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैं भूल जाता हूँ कि मेरा असली नाम क्या था। क्या तुम बता सकती हो कि मेरा असली नाम क्या है? देवी ने उसके अंदर झांक कर ख्यालात पड़े, फिर गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे उल्लू बनाते हो, तुम ही दिलजीत हो और तुम्हारा कोई जुड़वा भाई नहीं है। तुमने पूछा था क्या मैं जिंदा हूं, तो मुझे पता चला कि मैं दिलजीत मर चुका हूं, और मैं दिलजीत इसलिए जिंदा हूं कि उसका जुड़वा भाई हूं। लेकिन तुम कह रही हो कि मेरा कोई भाई नहीं है। क्या तुम मेरी माँ हो? तुम वैसी ही बातें कर रहे हो जैसी उस रोज़ कर रहे थे। तुम्हारा हाफजा कमज़ोर है। मुश्किल तो यह है कि तुम्हारे दिमाग में एक से ज़्यादा सोचें गड़बड़ होती रहती हैं। क्या तुम याद नहीं कर सकते कि पानी में डूबने के बाद तुम्हें किसने बचाया था? मैंने तो किसी बचाने वाले को भी नहीं देखा। क्या मैं पानी में डूब गया था? हे भगवान, इसके पास तो हाफजा नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके माँ बाप कैसे हैं कि इसे तन्हा छोड़ देते हैं? क्या तुम मेरी माँ होती तो मुझे इस तरह तन्हा छोड़ देती? हरगिज़ नहीं। तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे को सीने से लगा कर रखती। तो फिर मेरी माँ बन जाओ।
शट अप, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। अभी मैं उस चोर को ना गिराता और इसे पत्थर से ना मारता तो वो तुम्हारा पर्स लेकर भाग जाता। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुमने वाकई कमाल किया है, मुझे एक बड़े नुकसान से बचाया है। तो फिर मेरी कमारी माँ बन जाओ। वो हंसकर बोली, माँ तो नहीं, दोस्त बनूंगी। तुम्हें अपने साथ ले जाकर मालूम करूंगी कि तुम्हारे माँ बाप या सरपरस्त कौन है। वो जो भी हैं तुम्हें तलाश करते हुए ज़रूर मेरे पास आएंगे। वो घास पर से उठ गई। आला बीबी ने भी उठते हुए अपनी गर्दन खुजाई। दूर एक जगह बैठे हुए जे मॉर्गन ने देखा। आला बीबी गर्दन खुजाने का इशारा करके कह रही थी कि वो चला जाए। पिछली बार की तरह वो फिर वापसी से पहले उससे राब्ता कर लेगी। जे मॉर्गन वहां से जाने लगा। आला बीबी देवी के साथ आकर कार में बैठ गई। वो थोड़ी देर पहले क्रिस्टी के दिमाग में जाकर ज़रूरी मालूमात हासिल करना चाहती थी, लेकिन परस चोर ने फिर आला बीबी ने उसे उलझा दिया था। उसने कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठकर क्रिस्टी के दिमाग में झांक कर देखा। वो अपनी कार से उतरकर अपने अपार्टमेंट में जा रही थी। उसकी सोच कह रही थी कि अपने अपार्टमेंट में डी क्रोसो के साथ वक्त गुजारेगी। देवी ने उसकी सोच में कहा, अपनी ड्यूटी याद रखो। अभी तुम खाने या पीने की किसी चीज़ में डी क्रोसो को एसाबी कमजोरी की दवा धोखे से दोगी। मैं आ रही हूँ, उस पर तनवी में अमल करूँगी। वह दिमागी तौर पर हाजिर हुई। आला बीबी ने पूछा, क्या गाड़ी चलाना भूल गई हो? सोचो, जल्दी सोचो, इसे कैसे चलाते हैं। वह मुस्कुराकर बोली, मेरा दिमाग तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं है। ये देखो, कार ऐसे चलाते हैं। उसने कार स्टार्ट की, फिर इसे ड्राइव करने लगी। आला बीबी ने पूछा, तुम मुझे पहले से जानती हो? फिर पहले ही मुझे अपने घर क्यों नहीं ले गई? कैसे ले जाती, तुम पानी में डूब गए थे। तुमने तो मुझे उलझा दिया है, समझ में नहीं आता। तुम कब पानी से निकलकर फिर जिंदगी की तरफ लौट आए? वादा करो, अब पानी में छलांग लगाने वाली जैसी हरकत नहीं करोगे। क्या तुम्हारे घर में डूबने के लिए पानी है? नहीं, डूबने के लिए नहीं है। कभी शर्म से डूबना मरना हो तो कैसे मरोगी? तुम खामोशी रहो तो बेहतर है। वो कुदरत की तरफ से चाबी दी हुई गुड़िया थी, खामोश नहीं रहती थी। वह तमाम रास्ते उसके कान खाती रही। देवी ने क्रिस्टी के अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर गाड़ी रोकी, फिर कहा, मैं अभी आती हूँ। तुम अच्छे बच्चों की तरह यहाँ बैठे रहो, दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं निकलना। वो उसे ताकीद करने के बाद कार से निकलकर अपार्टमेंट के दरवाजे पर आई। कॉल बेल का बटन दबाकर ख्यालख्वानी के जरिए बोली, क्रिस्टी मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा खुल गया। आला बीबी ने चौंक कर क्रिस्टी को देखा, फिर फौरन ही सीट के नीचे दुबक गई। क्रिस्टी उसे देख लेती तो उसे आला बीबी कहकर मुखातिब करती, जबकि वो एक सिख लड़का बनी हुई थी। उसने दाढ़ में दबी हुई गोली हलक की तरफ मुंतकिल की, फिर उसे निकल लिया। दरवाजे पर देवी क्रिस्टी से कह रही थी, शाबाश, तुमने डी क्रोसो को एसाबी कमजोरी में मुब्तला करके मुझसे वफादारी का सबूत दिया है। वो बोली, देवी जी अंदर आ जाओ। आती हूँ, मगर मेरे साथ एक छोटा सा लड़का है, मैं उसे लेकर आती हूँ। तुम उसे दूसरे कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लेना। जब मैं डी क्रोसो पर तनवीमी अमल करूँ तो उसे उस कमरे में ना आने देना। वो दरवाजे से पलटकर कार के पास आई। वो कार के अंदर नजर नहीं आई। उसने आवाज़ दी, दिलजीत, दिलजीत, तुम कहाँ हो? वो कार के बाहर और आसपास की गलियों में उसे ढूंढने लगी। वो सिख लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो वापस आकर क्रिस्टी से बोली, मुझसे गलती हो गई, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, पता नहीं फिर भटकने के लिए कहाँ चला गया है। देवी ने फिर एक बार दूर तक मुतलाशी नज़रों से देखा, फिर क्रिस्टी के साथ अंदर आ गई। उनसे पहले आला बीबी का साया उस कमरे में पहुंच गया जहां डी क्रोसो बेहद नकाहत के बाइस आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा हुआ था। इस कमरे में जीरो पावर की धीमी सी रोशनी थी। पलंग और अलमारी के साए गहरे थे, उनमें आला बीबी का साया गड़मड़ हो गया था। देवी ने पलंग के पास आकर कहा, डी क्रोसो, तुम तो बड़े शहज़ोर हो, फिर चूहे की तरह क्यों पड़े हो? उसने आंखें खोलकर उसे देखा। वो बोली, मुझे नहीं पहचान सकोगे, मैं तुम्हारी परभरानी की तरह फ्रॉड देवी नहीं, असली देवी हूँ। डी क्रोसो ने परेशान होकर पहले उसे फिर क्रिस्टी को देखा। देवी ने कहा, तुम्हारी महबूबा क्रिस्टी मेरी ताबेदार है और अब तुम मेरे ताबेदार बन जाओगे। तुम्हारे बाद मैं माए खरारे को भी अपना ताबेदार बनाकर प्रभा को तनहा कर दूंगी। उसे देवी बनने की सज़ा ये मिलेगी कि तुम और माए खरारे मिलकर उसे तड़पा तड़पा कर कत्ल करोगे। वो उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे गहरी नींद सुलाकर तनवीमी अमल के जरिए अपना ताबेदार बनाने लगी। आला बीबी चुपचाप तमाशा देख रही थी।